आप सब लोग जानते हो कौन है? तो कार्तिकेय शर्मा है ना। इनका इस बारी रैंक 3 आया है ना। तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं पहले ही। जैसे आप जैसे लोग भी है, आप इधर को थोड़ा सा। हाँ, तो जैसे आप लोग भी है, सभी तैयारी कर रहे हैं ना। तो बहुत सारे लोग NIT करेंगे, नायब तहसीलदार है, HAS है, और बीच में अदर एग्जाम याद रहेंगे है ना। तो इनसे जो मेरी बातचीत हुई है तो काफ़ी हद तक मुझे ये समझ आया है कि अपना एक बड़ा गोल रखो और उसके ऊपर आपकी नज़र हमेशा रहनी चाहिए। तो इसमें ये भी नहीं कि उसके तरफ ही पागल होते रहो है ना। छोटी छोटी चीज़ें भी पहले की जा सकती है ताकि आपको एक पता चले कि पढ़ाई कैसे करनी है और आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, और कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली बेनिफिट भी करती है ना। जैसे इनका पहले ही एलाइड में सिलेक्शन हुआ, ETI हुआ, ठीक है। और उसके बाद अगला रहा आपका कौन सा, CAPF करा, UPSC कनेक्ट करती है, वो भी एग्ज़ाम क्लियर किया। फिर SSC CGL रहा, वो भी क्लियर किया, ठीक है। और पिछले साल इन्होंने 8th रैंक लिया, जिसमें इनकी पोस्ट थी डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई एंड कंट्रोलर, 8th रैंक में है ना। तो इतनी सारी बीच में एग्ज़ाम निकाल के तो कुछ ना कुछ सीखा है। तो उसके साथ साथ ये भी नहीं किया कि अब मेरी जॉब लग गई है, अब मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, अब चलो मस्ती कर लो, सब कुछ मिल लिया है ना। वहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो अल्टीमेट जो गोल था वो हमेशा सामने रखा और उसको अचीव भी कर लिया है ना। तो इस तरह से तो बाकी आपके साथ अपनी जो भी इनकी जर्नी रही है और जो भी आपकी क्वेश्चन एंड कुछ क्वेरीज रहेगी उसको आप उनसे डिस्कस कर लो है ना। शुरू से लेकर तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि इन्होंने LID भी किया है और HAS 2 बार कर लिया है। तो इस तरह से क्या है कि इनको काफ़ी ना शुरू से लेकर एंड तक का काफ़ी कुछ पता है कि किस तरह से तैयारी की जा सकती है। तो आप इनके साथ अपने जो भी क्वेरीज वगैरह है वो पूछ सकते हैं। जी कार्तिक जी है ना। चलो बाकी मेरी तरफ से और पूरी क्लास तरफ से आपको एक बार से शुभकामनाएं। ठीक है, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे सर ने आपको मेरी जर्नी के बारे में तो बता ही दिया है। मैं 2018 में NIT मिरपुर से पास आउट हुआ। तो उसके बाद मैंने तैयारी करने का अपना सोचा कि UPSC मैंने IAS की तैयारी सोच के स्टार्ट किया था। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स मैंने दिए, मेरा ना HAS हुआ ना UPSC हुआ। फिर मैंने सोचा कि और एग्जाम्स भी देता हूँ, तो फिर मैंने LID का एग्ज़ाम दिया, लकीली उसमें मेरी सिलेक्शन हुई। फिर UPSC CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम निकला। फिर लास्ट ईयर HAS क्लियर हुआ, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो फिर मैं लगा रहा और इस बार फिर मुझे जो SDM वाली पोस्ट थी वो मिली। तो ये मेरी जर्नी है ब्रीफ में। अब बाकी आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह वो सब चीज़ें क्या हैं वो सब आपको पता ही है। तो मैं ज़्यादा अपने बारे में ना बता के मैं चाहता हूँ कि आपसे क्वेश्चंस आएँ, ताकि जो आपके स्पेसिफिक डाउट्स हैं, कई आप में से बिगिनर्स होंगे, अभी कई होंगे 1-2 साल हो गए होंगे, कहीं थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया होगा। तो सबके जो लेवल है तैयारी का वो डिफरेंट होगा, सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे ही जो प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, किसी भी रिगार्डिंग कोई नोट मेकिंग, कोई न्यूज़पेपर रीडिंग, सबके अपने अपने डाउट्स होते हैं। तो उस बारे में अगर आप पूछो तो मैं उसको एड्रेस करना मेरे ख्याल ज़्यादा सही रहेगा, इंस्टेड कि मैं अपने बारे में बताता रहूँ। तो आप जो आपके डाउट्स हैं, शर्माने का कुछ नहीं है, बिल्कुल ओपनली। मैं भी आप लोगों का एस्पिरेंट ही हूँ। मैं लकीली मेरे एग्जाम्स निकलते गए तो मैं हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डिफरेंस है। हम एक जैसे ही हैं सारे, बस थोड़ा सा एग्जाम किसी के निकल जाते हैं वो बन जाता है, किसी के नहीं निकलते हैं तो वो नहीं बन पाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल फ्री होके ओपन होके विदाउट एनी, बिना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो आपको लगता है तो आप पूछिए। नहीं देखो, मैं भी जब स्टार्टिंग में तैयारी की तो मेरा भी अप्रोच थी कि हम एक्चुअली सब हम सोचते हैं कि NCERTs क्या करनी है, NCERTs से अच्छा ही डायरेक्ट बुक्स उठाते हैं। बट NCERTs का बहुत क्रिटिकल रोल है। जो आपका बेस है वो NCERT से ही बनेगा। मैंने स्टार्टिंग में NCERT नहीं पढ़ी 1-2 महीना, बट मैंने फिर जब बुक्स उठाई मुझे वो इतना मज़ा नहीं उसमें आया पढ़ने में, इतना समझ नहीं आ रहा था। तो NCERTs फिर करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि NCERT से ही स्टार्ट करो। उसमें 2-3 महीने आराम से आप दो NCERTs में, और उसको बार बार रिवाइज करो। नोट मेकिंग NCERTs की करनी है नहीं करनी है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन एक बार उसको गो थ्रू हो जाओ आराम से। और NCERTs पहले कर लोगे, उसके बाद ही स्टैंडर्ड बुक उठाओ। ऐसे उठाओगे तो थोड़ा सा रिस्की है। देखो होने को आपका तब भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा सेफ अप्रोच है कि NCERTs पे 2-3 महीने लगाओ आराम से।
और जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, तो ज्योग्राफी तो जो जीएस का भी लोग एनसीईआरटीज ही रिकमेंड करते हैं, तो एनसीईआरटीज स्किप मत करो, उसको तो बहुत जरूरी है एनसीईआरटीज करना। 6th क्लास से प्लस 2 तक करो, अगर आपको लगता है 6 से नहीं पढ़नी तो 8 से शुरू कर दो। बट मेरी अप्रोच रहती थी कि बिल्कुल बेसिक से करो, तो मैंने 6th क्लास से पढ़ी है, तो एनसीईआरटीज करो, स्किप मत करो उसको। हाँ जी। जब जैसे मेरा तो ये अप्रोच रहती थी कि जब प्रीलिम्स बिल्कुल ही 1.5-2 महीने रह जाएंगे तो मैं बिल्कुल मेंस की तैयारी छोड़ देता था। तो मेरे ख्याल से इस बार भी अब 1.5-2 महीने का टाइम रह गया हुआ है, तो अब इवेंचुअली आपको शिफ्ट कर देना चाहिए। जैसे अभी आप लोग शायद थोड़ा ऑप्शनल भी कर रहे होंगे साथ साथ में, वो फिर छोड़ दो बिल्कुल। और प्रीलिम्स जैसा लास्ट ईयर आया था, उससे लास्ट ईयर था बहुत, एक तो इवॉल्व बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो थोड़ा मेरे को लगता है कि अब डेप्थ में जाने की जरूरत भी है। जैसे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मैं जोगटा फॉलो करता था, फिर ब्लोखरा में फॉलो करता था। जोगटा एक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन आपको मैं मानूंगा जैसे 2-3 साल में इवॉल्व हुआ है, अब आपको ब्लोखरा में भी थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा। सब कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो चैप्टर्स हैं, कई 5-6 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर घुसो। जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लास्ट ईयर खून वाला क्वेश्चन आया था कल्चर से, तो अगर आप वो स्किप करोगे तो एक मार्क्स से डिफरेंस आएगा, एक क्वेश्चन से डिफरेंस आएगा। तो अब थोड़ा आप ये कर सकते हो कि एक तो बुक्स में थोड़ा डेप्थ में जाना जरूरी है, सेकेंडली सर्वे और बजट को भी अब थोड़ा वेटेज ज्यादा आ रही है, तो अब ठीक है फैक्ट्स एंड फिगर्स आप याद नहीं कर सकते कि किसको कितनी एलोकेशन है, लेकिन एक थोड़ा सा रफ सा आइडिया दिमाग में हो कि कितना, मतलब थोड़ा अगर नियर अबाउट होगी। एलिमिनेशन टेक्निक अभी लग जाती है फिर भी कई क्वेश्चन में, तो एलिमिनेशन टेक्निक आप लगा सकते हो, पर थोड़ा इन नटशेल थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। और थोड़ा जो चीज़ें हम पहले सोचते थे कि उस लेवल का नहीं आ रहा, पेपर टफ होता जा रहा है प्रीलिम्स का, 2-3 साल में मैंने देखा अपने सामने बहुत टफ हो गया है, तो थोड़ा सा अंदर बुक्स में अंदर घुसना पड़ेगा। और वही करंट अफेयर्स वगैरह, तो जैसे लास्ट तो बिल्कुल 10 दिन पहले करंट अफेयर्स आ गए थे, तो इस बार आपको उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है कि हो सकता है करंट अफेयर्स 1 हफ्ते पहले ही आ जाए। पहले हमारा स्टैंडर्ड होता था कि 1-2 महीने पहले छोड़ सकते हैं और पूरे 1 साल की करूँ, तो अब तो मतलब वही 1 साल के तो अब करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो हो सकता है कि बिल्कुल 10 दिन पहले के भी आ जाएं, तो वो भी करने पड़ेंगे। और प्रीवियस क्वेश्चंस जरूर देखो। इस बार आर्टिकल 243D वाला जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था कि कौन से आर्टिकल के अंदर, वो डायरेक्ट एनडी में 2-3 साल पहले आ चुका है। फिर एक क्वेश्चन और तो मुझे याद नहीं आ रहा, 2-3 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन अगर आपको एडवांटेज मिल रही है, मतलब 4 नंबर की एडवांटेज मिल रही है, तो बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो प्रीलिम्स के लिए यही है कि अब 1-1.5-2 महीने पहले शिफ्ट कंप्लीटली हो जाओ उस पर। टेस्ट सीरीज करनी है, टेस्ट सीरीज में कर सकते हो। पर्सनली मैं इतना नहीं करता था, लेकिन हर बंदे की अप्रोच डिफरेंट होती है, कईयों को वो फ्रूटफुल होती है, कईयों को नहीं होती है। बट अगर आपको लगता है, मतलब बेसिकली आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद इवॉल्व करनी पड़ेगी। आपको खुद सबको पता होता है कि क्या किसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। जैसे मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी प्रीलिम्स। मेरा प्रीलिम्स स्टार्टिंग 2 बार क्लियर नहीं हुआ, जब भी मेरा लास्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ तो मेरा मेंस निकल गया, इस बार भी ऐसे हुआ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा हर्डल प्रीलिम्स होता था, कहीं हो सकता है मेंस बहुत बड़ा हर्डल हो। तो अपना आप देखो कि कहाँ पे क्या आपके लिए हर्डल है, उसको उस हिसाब से अप्रोच करो। किसी और उससे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं कि इसमें इतनी देर लगानी, इसमें सब्जेक्ट वाइज वैसा होता है, किसी को सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो जल्दी याद हो जाता है, किसी को और लगता है। तो बेसिकली हर बंदे को अपनी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी है, यही है। करंट अफेयर्स तो देखो इतने टफ नहीं आते हैं, थोड़ा बैंकिंग टाइप के आते हैं कि कौन सी किसको कहाँ पे अपॉइंट किया है, कोई सबमिट कहाँ पे हो रहा है, कौन सी स्कीम कौन सी स्टेट चला रही है। तो उसके लिए पहले जैसे मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने अपने विजन आईएएस की मैगजीन्स की करंट अफेयर्स से दिया था, बट वो मुझे नहीं लगता अब इतना रिलेवेंट है। अब आप कोई भी मैगजीन जिसमें आपको जैसे बैंकिंग टाइप के करंट अफेयर्स हो, जैसे यहाँ पे काफी लोग ज्ञानम करते हैं, तो आई स्टिल रिकमेंड कि ज्ञानम भी ठीक है, लेकिन आप उसको सप्लीमेंट कर लो एक चीज से, आपका टाइम है। जैसे मैं क्या करता था, मैं एक मैगजीन करता था, साथ में जो करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं आती हैं, एक मंथ का कंपाइल्ड होगा 3-4 घंटे में, कोई भी साइट का देख लो आप, चाहे जीके टुडे की देख लो, कोई भी देख लो, तो एक मैगजीन पकड़ लो और एक साथ में यूट्यूब की वीडियो से उसकी 10-15 पेजेस की खुद नोट्स बना लो एक मंथ वाइज। क्योंकि करंट अफेयर्स इतनी वास्ट चीज है कि वो आपका हो सकता है 2 सोर्सेज से कंप्लीट ना हो, लेकिन उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं कि आप सब कुछ करते रहो। हो सकता है तब भी आपका वहाँ पे 10 में से 2 या 3 क्वेश्चन निकलें इतना करने के बाद भी। तो जो ऐसी चीजें हैं इनको अपने तरफ से करो कि मैंने ठीक है 1 सोर्स अच्छे से कर लिया या 2 सोर्स कर लिए हैं, उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो सबके लिए ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप 2 सोर्सेज करके जा रहे हो तो एक तो बहुत चांसेस है कि क्वेश्चंस निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे तो सबके साथ ऐसा होगा। इसलिए ये देखना है कि कहाँ पे इनपुट डाल के कितनी आउटपुट आ गई है। जैसे पॉलिटी अगर आप अच्छे से करोगे, आपको पता है कि 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन पक्का निकल जाएंगे, तो पॉलिटी अपने अच्छे से कर लो। हिमाचल में आपको पता है कि अगर कर लिया तो हिमाचल में भी अच्छा आउटपुट आ सकती है। करंट अफेयर्स में थोड़ी आउटपुट कम हो जाती है क्योंकि बहुत डायनेमिक है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना कर लो। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक मैगजीन पकड़ लो, टाइम एक्स्ट्रा है तो कोई एक यूट्यूब वीडियो एक मंथ वाइज देख के उसके नोट्स बना लो,
चाहे वो जीके टुडे की है, अब तो बहुत साइट स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अपने हिसाब से वो आप देख सकते हो। आप लोग पूछते रहो कुछ भी आपको ऐसे और लग रहा है, जैसे करंट अफेयर्स का हो गया और जो भी आपको लग रहा है। सर जो हमारी प्रिपरेशन है ना, उसमें क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जो आपने फेस किया हो? देखो मेरी स्ट्रेटजी तो ये रहती थी कि अपने आप को टेस्ट करते रहो पीरियडिकली। तो मैं एग्जाम सारे देता रहता था, मेरा फोकस HSIS पे था, बट मैंने सारे एग्जाम्स दिए, तो उससे पता लगता रहता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप सारे एग्जाम्स की तैयारी करो, तैयारी आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लो कि सपोज मैंने HS की करनी है तो उसी पे फोकस करो। लेकिन जो रिलेटेड एग्जाम्स हैं जिनका सिलेबस सेम है, जैसे NT का आप दोगे, अलाइड का दोगे, फिर बीच में और एग्जाम्स निकलते रहते हैं। हमारे टाइम में तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम निकला था, फिर एक और था EO का था जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में था। तो एग्जाम सारे देते रहो, उससे आपको तो पता लगता रहेगा कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है, कि आपके जो पेपर्स क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे बड़ा तो ये हो सकता है कि आप एग्जाम्स जितना दोगे उससे आपको अपनी लेवल पता लगता रहेगा तैयारी का, उसको फिर आप इंप्रूव कर सकते हो। बाकी ऐसा गलतियां तो वो है कि जब आप खुद उस चीज़ पे जाओगे तब आपको रियलाइज होगा। एक तो जैसे नोट मेकिंग का है, कई लोगों को लगता है कि नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई सब्जेक्ट्स में शायद वो अगर इतना आप नहीं भी करो तब भी चल पड़ेगा। जैसे कि पॉलिटी में आपको लगा कि लक्ष्मीकांत ऑलमोस्ट सारी करनी पड़ेगी, तो अगर आप शायद उसके नोट्स के बिना भी वो कईयों के लिए काम कर सकती है, क्योंकि अगर आप नोट्स उसके बनाओगे तो शायद बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन कई जैसे अब मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स नहीं बनाते हैं, लेकिन पर्सनली मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे, तो मुझे पता था कि स्पेक्ट्रम अगर रिवाइज करनी है एकदम से एग्जाम से पहले तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप उसके ब्रॉड होलिस्टिक नोट्स बना सकते हो कि ईयर डाल दिया कि उस ईयर में 5-6 इवेंट्स, फिर उसके आसपास कौन से 5-10 साल बाद कोई मेजर ईयर आया, जैसे 1905 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, फिर 11 में क्या हुआ। उस हिसाब से आप मतलब 5-10 पेजों में अपने पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स को आप मतलब एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवाइज कर लो। वैसे करंट अफेयर्स के लिए कि अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसी में हाईलाइट कर लो, कोई नोट्स बना लो नोट्स बना लो। तो ये प्रीलिम्स के लिए सेलेक्टिवली नोट मेकिंग करो, हर सब्जेक्ट की जरूरत कहीं को हो सकती है। मैं भी कह रहा हूँ कि ये मेरी स्ट्रेटजी थी। कई जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो सेलेक्टिव हैं तो वो हर चीज़ के नोट्स में बनाते हैं, तो वो है। मेंस के लिए तो नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, मेंस के लिए टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ, जो आपका टॉपिक है उसके। मैं थोड़ा डिजिटल नोट्स बनाता था, क्योंकि डिजिटल नोट्स में ये था कि ऐड आप कर सकते हो बाद में कि इस रिपोर्ट में ये 21 में था, 22-23 में ये हो गया। तो मेंस के लिए नोट मेकिंग थोड़ा जरूरी है। और गलतियां सच, न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी मैंने देखा लोग क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, वो सोचेंगे हम मंथली मैगजीन्स को फॉलो कर लें। उससे नो डाउट आपकी जीके इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन जो आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी होती है उसमें थोड़ा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सप्रेशन आपका कब डेवलप होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। अब कई लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ एनालिसिस देखते रहते हैं न्यूज़पेपर का। यहाँ पे भी शायद आप में से कोई हो सिर्फ एनालिसिस देखेंगे, तो वो भी इतनी सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि एनालिसिस से नो डाउट आपको लग रहा है कि हमें आ रहा है, लेकिन जब आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वो एक तो आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा पढ़ने में, वो उसके बाद फिर आपको जब आप उसमें दिमाग लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा वो मतलब डेवलप होगा मेरे हिसाब से चीज़। एनालिसिस देखना है तो एक बार पढ़ लिया न्यूज़पेपर, उसके बाद एनालिसिस देख लिया। अब ठीक है टाइम क्रंच भी है, आप बोलोगे कि सर सब कुछ साथ में नहीं हो रहा, तो फिर आपको देखना है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। मैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरे, मैं तो रोज़ करता था, वो कभी मेरा मिस हो जाता था तो फिर एनालिसिस वगैरह देख लिया। एनालिसिस आप सप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनालिसिस कि आप सिर्फ एनालिसिस देख रहे हो या सिर्फ आप मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे हो। न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है, एस्से राइटिंग के लिए भी जरूरी है और मेंस में आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि जो मेंस में आपके क्वेश्चंस आएंगे 50-60% क्वेश्चन ठीक है, आपको पता है डायरेक्ट आ गया कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के बारे में लिख दो, कोई और एक्ट लिख दिया, कोई डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया कि 35 का एक्ट के बारे में बता दो। लेकिन अब जैसे मेंस का पेपर भी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा वो जा रहा है यूपीएससी डायरेक्शन में हल्का हल्का, तो 50 या 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको उस टाइम अपने दिमाग से लिखने पड़ेंगे। उसमें अगर आपको वहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स वो नहीं आप कर पा रहे हो या फिर वो नहीं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ मतलब आप इस पर डिपेंड नहीं रह सकते कि याद करके लिखना है, थोड़ा आपको इधर उधर से सोच के कि क्या ये मैंने वहाँ पढ़ा चीज़। जैसे इस बार जैन लिटरेचर पे क्वेश्चन आया था, तो वो ठीक है इतना टफ टॉपिक नहीं, बट मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने उसमें फिर ऐसा सोच लिया कि जैनिज्म के बारे में थोड़ा बता दिया कि कौन सी लैंग्वेज है, प्राकृत लैंग्वेज के बारे में लिख दिया। फिर जो उनके सेक्ट्स हैं दिगंबर श्वेतांबर उसके बारे में लिख दिया, फिर तीर्थंकार हैं उनके बारे में लिख दिया। तो ये डेफिनेटली हो सकता है ये चीज़ नहीं इतना उसमें लिटरेचर में बताया, लेकिन ये चीज़ गलत भी नहीं है। तो कई क्वेश्चंस आपको ऐसे भी टैकल करने पड़ेंगे जो आपको डायरेक्ट आपकी नॉलेज बेस पे नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा कहीं से अप्लाई करके। तो उस चीज़ में न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जो एडिटोरियल्स हैं उनको रोज़ पढ़ो तो आपको एक पता लगता रहेगा कि लिखने का तरीका भी क्या है। जैसे क्रिटिसाइज करना है किसी को, तो क्रिटिसाइज कैसे करना है, वो चीज़ें न्यूज़पेपर से आएंगी। तो एक तो न्यूज़पेपर मत छोड़ना, एनालिसिस देखना है तो वो एज सप्लीमेंट ऑफ न्यूज़पेपर देखो, रिप्लेस नहीं करना उसको। और मैगजीन्स भी पढ़नी है तो वो न्यूज़पेपर तब भी मत छोड़ना। तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है।
सारी जर्नी में, प्रीलिम से लेके मेन से, इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर हिंदी के पेपर के लिए आपने स्पेसिफिकली किया था? हाँ, हिंदी मेरी थोड़ी वीक थी, तो हिंदी के लिए मेरा एक तो था कि जैसे मेरा अलाइड का जब प्री निकल गया, मुझे लगा कि हिंदी तो शायद ऐसे फेल ही हो जाऊंगा, तो मैंने एक तो न्यूज़पेपर के रोज़ में 2 आर्टिकल्स पढ़ता था 1-2 महीने पहले जब मुझे टाइम था। और फिर मैंने 10th की ग्रामर की बुक ली थी, उसमें वही मुहावरे, अनुलोम विलोम, तो 10th की ग्रामर आई थिंक इज सफिशेंट। और हिंदी के लिए आप, कईयों को अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा वीक है तो वो स्टार्टिंग से तैयार कर दो, बट मेरा ऐसा होता था कि मैं सिर्फ मतलब मेन से 1-1.5 महीना पहले पढ़ता था हिंदी, वो भी रोज़ का ऐसे कि 1 घंटा बहुत है, क्योंकि हिंदी में आपको पास ही होना है, अच्छे से सिर्फ पास ही होना है। अलाइड में अगर आपको करना है तो आप थोड़ा और फोकस दे सकते हो कि 2 घंटे लगा लिए हिंदी के लिए, पर वही है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें जो टफ वोकेबलरी है उसको लिख लो आराम से, एक कॉपी बना लो उसकी, और जो ग्रामर है उसके लिए ग्रामर के लिए आप वो कर लो, जो हिंदी की ग्रामर की 10th की बुक में था सारा, मुहावरे एंड ऑल, वो सब मतलब आपको वो प्रीवियस पेपर देख के पता लग जाएगा कि क्या आ रहा है उसमें, वो चीज़ें तैयार कर लो हिंदी के लिए। लेकिन हिंदी के लिए इसको इंपॉर्टेंट है हिंदी, तो उसको टाइम ज़रूर देना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी या इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, तो हिंदी को हल्के मत लेना। सर हम अपने मेंस के आंसर को कैसे एनरिच कर सकते हैं? हाँ जी। स्पेशली जो सोसाइटी का पार्ट होता है, सोसाइटी वाला आंसर। सोसाइटी वाला तो देखो, एक तो आपको बेसिक कंसेप्ट पहले पता होना चाहिए। एनरिच आप थोड़ा उसमें सोशोलॉजी का अगर किसी का ऑप्शनल है उसको तो ज़्यादा आइडिया होगा कि कोई थिंकर का नाम डाल दो, लेकिन वो मैं जीएस में इसलिए रिकमेंड भी नहीं करूँगा क्योंकि जीएस के जो चेकर्स होते हैं वो आई थिंक इतने स्पेशलाइज नहीं होते हैं। तो बेस्ट तरीका से ये है कि जो आप करंट से कोई चीज़ उठा के डाल दो, जैसे सोसाइटी में आप डाल दो कि आजकल जैसे ये चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि सेम सेक्स मैरिज को करना चाहिए कि नहीं, तो आप जब उसमें करंट रेलेवेंस कुछ डाल दोगे, जैसे इस बार ट्राइबल्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, तो आप ट्राइबल्स का डाल सकते हो कि रिसेंटली अभी अंडमान निकोबार में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको पता है कि काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है वो, कि उससे ट्राइबल्स को, तो अगर आपको कोई ट्राइबल से कोई क्वेश्चन दिख रहा है, अगर वो आप करंट से कनेक्ट उसको कर पा रहे हो तो वो थोड़ा एडवांटेजेस रहता है। फिर कुछ आपका थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जैसे मैरिज वगैरह के टॉपिक्स आएंगे, मैरिज का आ गया, फिर ये किनशिप का आ गया, तो उसमें एक आधा कोई आपने मतलब फॉर्म लिख दी या फिर कोई थिंकर का नाम लिख दिया, जीएस में भी चल पड़ेगा। अगर थोड़ा सा मतलब आपको वो देखना पड़ेगा कि मैं कितने डेप्थ में जा सकती हूँ, जैसे ऑप्शन सबके डिफरेंट हैं, लेकिन एक बेसिक, एक तो वही है कि अपना +1 +2 की एनसीईआरटीज़ पढ़ लो। मैंने तो नहीं पढ़ी हूँ कि मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, तो एंथ्रोपोलॉजी में हम काफ़ी हद तक सोसाइटी पढ़ते हैं, तो एक करंट से लिंक कर दो आप। सेकेंडली थोड़ा सा हिमाचल का एस्पेक्ट डाल दो, चाहे आपको इंडिया का क्वेश्चन भी पूछा है कि इंडिया के बारे में, इंडिया में ट्राइबल्स की प्रॉब्लम क्या है, अगर आप उसमें हिमाचल का प्रॉब्लम डाल दोगे, जैसे किन्नौर साइड में डैम्स बहुत बन रहे हैं, ट्राइब का नाम डाल दिया कि ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर एक जैसे इस बार क्वेश्चन आया था उसमें मैंने वो लिखा था कि दलेल शबाब जी इज़ नोन एज द ग्रीन मैन ऑफ हिमाचल, समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं एक्जैक्टली। तो थोड़ा मतलब हिमाचल का पार्ट डाल सकते हो, थोड़ा इंडिया का पार्ट डाल सकते हो, और थोड़ा करंट से डाल सकते हो। अगर किसी को और भी ज़्यादा पता है तो वर्ल्ड का भी डाल सकते हैं उसमें। मतलब ये कि जब आपका कंटेंट कम है, बेसिक्स तो आपको लिखने पड़ेंगे जो उस क्वेश्चन पूछा है, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अभी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया जो और लिखना चाहिए, तो फिर करंट का डाल दो उसमें, ये कर सकते हैं। थोड़े ना ऑनलाइन क्वेश्चन भी है। हाँ जी। मैं एक करके बोलता हूँ, अराउंड 7 मिनट है। हाँ जी, हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन है कि जैसे कुछ हिमाचल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जिनकी जैसे विशाल हिमाचल हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या इस तरह के, तो बच्चे जानना चाहते हैं कि जो इस तरह के क्वेश्चन है इनको टैकल कैसे करेंगे, और इनके लिए स्पेसिफिकली बुक्स आपने क्या रेफर की थी और हम किस तरीके से इनको टैकल कर सकते हैं? सर विशाल ताल वाला कि विशाल हिमाचल? विशाल हिमाचल जैसे स्पेसिफिक क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली मेंस पर्सपेक्टिव हाँ जी, से जी। आपको हिमाचल में देखने को मिलता है। ठीक है। एक ये था सर, एक ही करके करें। हाँ जी, ये करके करते हैं। हाँ जी। तो क्वेश्चन था सर कि हाउ डू यू टैकल क्वेश्चंस लाइक दिस, यस मेंस हिमाचल विशाल, फिर विशाल ताल, नेशनल रिसर्च सेंटर एक्सेट्रा, तो हाँ जी, करंट जी। और वो मिक्स किए इस तरह के क्वेश्चंस। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको कैसे करना है, तो इसका बिल्कुल बेस्ट तरीका ये है कि क्वेश्चन छोड़ना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। जैसे विशाल ताल है, विशाल ताल से आपको पता लग रहा है कि ताल मतलब वो कोई लेक या पॉइंट के बारे में है, लकीली मुझे पता था कि वो लाहौल स्पीति में, उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता था। तो इन क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो, जैसे विशाल ताल का एग्जाम्पल लेके कि एक तो आप थोड़ा जनरल से लिख सकते हो कि इट इज़, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप बिल्कुल रॉ लिख सकते हो कि इट इज़ अ लेक इन हिमाचल प्रदेश, या फिर इट इज़ अ लेक, अगर वो भी नहीं पता तो लेक इन इंडिया। मतलब कहने का मतलब है कि खाली छोड़ने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ उसमें लिख दो। सेकेंडली थोड़ा उसमें जैसे मुझे पता लाहौल स्पीति का, तो मैंने इसको ऐसे अप्रोच किया था कि इट इज़ अ लेक इन लाहौल स्पीति, मुझे उसका कुछ पता नहीं था कि क्या नाम है क्या है। फिर मैंने थोड़ा सा लाहौल स्पीति की जो वहाँ के आसपास की एनवायरनमेंट है उसके बारे में उसमें लिख दिया कि वहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन होती है। जैसे स्पीति इज़ अ ड्राइस्ट प्लेस, तो थोड़ा वो लिख दिया कि वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, तो वहाँ पे वेजिटेशन कम है। फिर थोड़ा मतलब आई नो कि दीज आर मतलब फालतू के पॉइंट्स हैं, लेकिन खाली छोड़ने से अच्छा है कि आपको 4 में से आधा 1 नंबर भी मिले वो भी ठीक है, बिल्कुल खाली छोड़ने से अच्छा है। एक्चुअली जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था
उसमें जो मेरे क्वेश्चंस नहीं आते थे मैंने वो छोड़ दिए थे, उस वजह से मेरे मार्क्स कम रहे थे। लेकिन इस बार मैंने ये था कि जो नहीं भी आता है वो लिख देना है। फिर जैसे विशाल ताल में आप ये लिख सकते हो कि और थोड़ा ये बता दिया वहाँ की एनवायरनमेंट कैसी है, फिर थोड़ा सा लेक्स के बारे में बता दिया कि जनरली क्या होता है, फिर अगर किसी कुछ और लग रहा है वहाँ की वाइल्ड लाइफ बता दी। बट वो आपको पता होना चाहिए कि वो जैसे मुझे लाहौल स्पीति पता था मैंने उससे थोड़ा लिंक कर दिया। अगर आपको वो भी नहीं पता तब भी आप मतलब थोड़ा सा वो कर सकते हो कि उसके आसपास का कुछ भी लिख दिया, मतलब हल्का सा आपको आइडिया होना पड़ेगा। अब जैसे था कि नेशनल सेंटर फॉर कुछ ऐसा था रिसर्च एंड ऑल, तो आपको उसमें पता लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं रिसर्च का काम कर रहा होगा, तो आप रिसर्च के बारे में लिख दो कि जनरली इंडिया में कौन सी बॉडीज़ हैं। चलो वो भी नहीं पता तो रिसर्च में हमारी जो कंट्री की मतलब यही उसका ही मोटिव होगा कि हमारी कंट्री में जो रिसर्च का एटमॉस्फेयर इको सिस्टम है वो क्रिएट करना है। तो आप थोड़ा वो डाल सकते हो कि रिसर्च से रिलेटेड हमने इसमें वर्क, ये जो इसका पर्टिकुलर मिशन का ये एम हो सकता है कि रिसर्च को हमने बढ़ाना है कंट्री में। सेकेंडली आप डाल सकते हो कि हमारे अब थोड़ा बहुत डाटा याद है कि इंडिया की जो रिसर्च पे स्पेंडिंग है दैट इज अराउंड पता नहीं 0.3% ऑफ द GDP, तो आप वो भी डाल सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब कि आपको कोई भी कीवर्ड पकड़ना है वहाँ से, उसको देख के आपने करना है कि आप उस कीवर्ड से कितना उस पर डाल सकते हो। बिल्कुल ये फालतू के पॉइंट्स हैं, लेकिन खाली छोड़ने से बिल्कुल अच्छा है कि आप लिख दो। और अगर आपकी किस्मत सही हो तो उनमें से 2-3 पॉइंट सही भी हो जाएंगे, और हो सकता है कि 4 में से आपको 1.5 या 2 नंबर ही मिल जाए। तो जो बिल्कुल जहाँ पे नहीं आता वहाँ पे उसको सर्कल कर लो क्वेश्चन में कि इस कीवर्ड को लेके मैं 3-4 पॉइंट्स बना सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टेस्ट डिड यू फॉलो फॉर द मेंस? बेसिकली यहाँ पे टेस्ट सीरीज का रेलेवेंस मैं समझता हूँ कि बच्चों को पता होना चाहिए। अगर मैं ऑनेस्ट बोलूँ तो मैंने मेंस के लिए कोई टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं की थी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मेंस दिया था तो मुझे पता था कि मेंस में क्या पंगा रहता है। लेकिन मैं ये सबको रिकमेंड करूँगा कि टेस्ट सीरीज करनी चाहिए जरूर, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अपना मेंस दिया तो मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी टेस्ट सीरीज कर सकते हो। मैंने पर्सनली नहीं की तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा उसका पहले मेंस में नुकसान हुआ, क्योंकि मेरी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई। मेरा थोड़ा एम रहता था कि अपना कंटेंट एनरिच करूँ, बट वो भी गलत है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब आपका एक बेसिक कंटेंट आपका डेवलप हो जाए उसके बाद टेस्ट सीरीज आप कोई भी पकड़ लो, और ज़्यादा टेस्ट भी लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है कि लोग होते हैं कि 15 टेस्ट लिखेंगे। बेसिकली 4-5 टेस्ट में अगर आप लिख रहे हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट को आप कम टाइम में कैसे प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज, अब मैं ऐसे कोई स्पेसिफिकली मैं जब की नहीं तो मैं कोई रिकमेंड तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कि आप कोई भी टेस्ट लिखो 4-5 टेस्ट लेना जरूरी है, जस्ट टू टेस्ट योर स्पीड एंड कि वो कंटेंट जो आपके पास है वो आप उसमें डाल पा रहे हो कि नहीं डाल पा रहे हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाय सर, कैन यू टेक अ क्वेश्चन इफ आस्क्ड ऑन फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हाउ वन शुड स्टार्ट? हाँ जी, जनरली होता है हिमाचल प्रदेश की इंट्रोडक्शन के फेयर फेस्टिवल्स ट्राइबल के रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके लिए ऐसा है कि वैसे तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उसको तैयार करके जाएंगे, लेकिन सपोज आपको वो मिस हो गया आपसे, और कुछ आपको ऐसा लगा कि बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो आप इसके लिए बेसिक एक तो इंट्रोडक्शन डाल सकते हो कि हिमाचल इज नोन एज लैंड ऑफ गॉड्स एंड लैंड ऑफ कुछ भी, या फिर इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हिस्ट्री और कुछ वैसे, वो आपने इंट्रोडक्शन डाल दी। उसके लिए आपको याद नहीं आ रहा तो आप डिस्ट्रिक्ट पकड़ लो, ऊपर चलना स्टार्ट करोगे, लाहौल स्पीति में क्या हो सकता है, चंबा में क्या हो सकता है। उसमें अगर आप डिस्ट्रिक्ट मतलब वो अपने दिमाग में बोल रहा हूँ कि ऐसे उसको आइडिया बना लो कि दिमाग में आप यहाँ स्टार्ट करोगे, फिर लाहौल स्पीति में आप चलेगा कि ये ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स के कौन कौन से फेस्टिवल्स हो गए, फिर लोसार डाल दिया, फुलेश डाल दिया, वैसे आप किन्नौर में आ गए, किन्नौर में कौन सा है, फिर थोड़ा उसको डांस से लिंक कर दिया कि ये फेस्टिवल है, यहाँ पे बकियांग डांस होता है, ये हल्दा फेस्टिवल होता है, उसमें लाइट्स डालते हैं। तो मतलब ऐसे आपने हर डिस्ट्रिक्ट पे आपने 2-2 वो डाल के 2-2 उसका मतलब कोई भी आपने फेस्टिवल वगैरह वहाँ पे डाल दिए, और उसके बाद फिर आप नीचे चलते रहो, जैसे कांगड़ा साइड आ गए, फिर नीचे यहाँ पे बिलासपुर साइड आ गए तो आप यहाँ पंजाब का इन्फ्लुएंस भी दिखा सकते हो कि लोहड़ी वगैरह यहाँ बनाते हैं, फिर भुंडा वगैरह चले गए। मतलब ये है कि ट्राइब्स को भी इसमें लिंक कर दो, साथ में फेस्टिवल्स को भी लिंक कर दो, और जहाँ पर बिल्कुल नहीं पता लग रहा है फिर, और जो ये इंटरनेशनल और नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं ये भी साथ साथ डालते रहेगी, कुल्लू में दशहरा है, शिवरात्रि है मंडी की, सुजानपुर में होली होती है। तो मतलब एक ब्रॉड सा फ्रेमवर्क बन जाएगा, उसमें अगर आप जैसे आपके अगर 8-10 पॉइंट्स बन गए, अगर आप हर पॉइंट में 2-2 लाइनें भी लिखोगे तो जो एग्जामिनर होगा उसको पता लग जाएगा कि इसको एटलीस्ट पता तो है कि ये सब फेस्टिवल्स हैं। तो 8-10 आपने फेस्टिवल्स लिख दिए वहाँ पे, उसके ट्राइब्स जिसकी याद है साथ में ट्राइब्स डाल दी, जहाँ पे पता है कि नेशनल फेस्टिवल है नेशनल डाल दिया, इंटरनेशनल डाल दिया, भुंडा में आपने डाल दिया कि ये 12 साल बाद होता है, अब ये बैन हो गया है, पहले ऐसा था, बली होती थी। तो मतलब वही कि जहाँ पे जिस फेस्टिवल को ज़्यादा पता है उसको 3-4 लाइनें लिख दी, जहाँ पे कम पता है तो 2 लाइन लिख के एटलीस्ट एग्जामिनर को ये पता लग रहा है कि आपको वो पता है। 20 मार्क्स में आ रहा है तो एक पैरा लिख दिया एक फेस्टिवल में, जिसमें थोड़ा कम पता है उसमें कम लिख दिया। मतलब ये कि वही स्मार्ट मैनिपुलेशन आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कैसे। अब जैसे कुल्लू वाला दशहरा की कई लोग जो लोकल कुल्लू के होंगे उस पर हो सकता है 5-7 लाइनें लिख दें, तो वहाँ पे वो एग्जाम को लगेगा कि हाँ इसको ये पता है। शिवरात्रि में भी लिख सकते हैं, पर ये कि साथ में जितना आप सारे कवर करो, सिरमौर के डाल दिए, फिर साथ में डांसेस डाल दिए, साथ में मेन ब्रॉड थीम आपकी वही रहनी चाहिए कि फेयर और फेस्टिवल क्या है। जब उसको पर्टिकुलर आप अंदर से एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप डाल सकते हो कि इस फेस्टिवल में फेयर में ये डांस भी होता है और ये ट्राइब भी इन्वॉल्व होती है। तो मतलब बेसिकली इसको थोड़ा एनरिच करो आप आंसर को।
क्वेश्चन यही है कि हाउ डिड यू टैकल 20 मार्कर क्वेश्चन? हाँ जी, तो मेरी अप्रोच होती थी, जैसे मेरा लास्ट ईयर जो मेरा फर्स्ट मेंस था उसमें मैंने पहले 20 के अटेम्प्ट नहीं किए, मैंने पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और 20 वाले मेरे क्वेश्चन छूट गए। तो उसके बाद से मैंने ये अपना थंब रूल बना लिया था कि मैं 20 वाले क्वेश्चन पहले करूंगा। तो मैं स्टार्ट ही अपना पेपर 20 मार्क्स से करता था, क्योंकि 20 वाला मुझे लगता था कि अगर आप उसको अच्छा लिखोगे ठीक है, मार्क्स 10-12 से ऊपर मिलना मुश्किल होता है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत रहती है। अगर आप स्टार्टिंग के 1 घंटे में अपने 20 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो तो आपको पता है कि अगर मैं छूटेगा कल को तो 4 नंबर का छूटेगा या 8 का छूटेगा, कम से कम 20 का नहीं छूटेगा। तो पहले ही मेरे अप्रोच में रहती थी कि 20 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करो। सेकेंडली उसमें वही है कि आपको एग्जैक्ट तो वो 4-5 पेज भरने होते हैं, इतना कंटेंट नहीं होता केवल हमारे पास। तो वहाँ पे फिर वही है कि जैसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि उसकी इंट्रोडक्शन आप कैसे दे सकते हो। जैसे स्पेस प्रोग्राम है कि स्पेस प्रोग्राम में हर साल क्वेश्चन आता है, तो आपने थोड़ा बता दिया कि पहले इसरो कैसे बनी, इसरो को थोड़ा बता दिया कि पहले उसकी हिस्ट्री क्या थी, थोड़ा वो डाल दिया, वो आर्यभट्ट इस टाइम लॉन्च हुई, PSLV इस टाइम लॉन्च हुआ, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया। फिर जो मेन कंटेंट है उस पे आ गया कि क्या उसके एडवांटेजेस हैं और क्या मतलब एज इन की मंगल मिशन डाल दिया, मून मिशन, उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। और लास्ट के एक पेज में आपने डाल दिया कि अब करंट में क्या चल रहा है, जैसे हम रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पे काम कर रहे हैं, फिर आज ही हमारी जैसे आज एक लॉन्च हुई है सैटेलाइट, तो आप इसको भी मेंस में डाल सकते हो कि मई के महीने में 2023 में ये एक्चुअली आप उससे आप एग्जाम में शो कर रहे हो कि आप फॉलो कर रहे हो और आप करंट भी लिंक कर रहे हो साथ में। तो और फिर आप लेकिन थोड़ा सा लास्ट में डाल सकते हो कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस जो हमारा बजट है वो फिर भी कम है एज कम्पेयर टू यूएसए की एजेंसीज देखो, यूरोप की एजेंसीज देखो। तो थोड़ा सा आप लास्ट में थोड़ा सा क्रिटिकल भी डाल दो, अगर पॉजिटिव पूछा है, अगर नेगेटिव पूछा है तो थोड़ा सा उसमें लास्ट में पॉजिटिव डाल दो। तो मतलब आपको थोड़ा सब सारे इसके डायमेंशंस कवर करनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन है वगैरह जो थे वो तो मैं मतलब ऐसे बोलता हूँ, वो मैं ऐसे देने चले जाता था टेस्ट करने के लिए कि क्या है देखते हैं, उसमें मेरे को फोकस नहीं रहा। तो मतलब मैं ये आपको नहीं बोलूँगा कि आप सारे एग्जाम्स पे वैसे फोकस अपना एक पे रखो, वो अगर आप एचएस रखो तो एचएस पे ही रखो, क्योंकि आप देखो जो हिमाचल में अगर आप एचएस की तैयारी करो तो जो मैक्सिमम एग्जाम्स हैं अपार्ट फ्रॉम जो एसडीओ वगैरह के होते हैं, बाकी आपके मैक्सिमम प्रिपेयर खुद ही हो जाएंगे। तो फोकस एक पे रखो, बस एग्जाम देते रहो और एनसीईआरटीज पे फोकस रखो, ये भी है। बिल्कुल डेफिनेटली प्लान बी तो मेरा वही था, जैसे मैं ईटीआई ज्वाइन किया तो वो मेरा प्लान बी था, बैकअप भी था। उससे पहले मेरा यही था कि बस अगर नहीं होगा तो मैं एग्जाम सारे देता रहूँगा, कुछ ना कुछ होगा। तो अब जैसे हाँ जी, अब जैसे ये था कि अगर नहीं हो रहा आपको तो फिर हो सकता है मुझे ईटीआई पे कंटिन्यू करना पड़ता अगर मेरा नहीं निकलता, या फिर अगर इस बार मेरा रैंक 3 आता तो जो लास्ट 8th रैंक से मुझे पोस्ट मिली थी वहीं कंटिन्यू करना पड़ता। तो प्लान भी आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी इवॉल्व कर सकते हो अपना। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के वो सोच सकते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं वो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि अब नहीं हुआ तो अपनी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में वापस जाएंगे या फिर कोई इलेक्ट्रिकल की फील्ड में, फिर आप एसडीओ एग्जाम दे सकते हो साथ में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काफ़ी वैकेंसीज निकलती हैं, पीडब्ल्यूडी का बहुत वैकेंसीज निकलती हैं। तो वो मतलब प्लान भी आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही इवॉल्व करना है। अगर आप स्टार्टिंग से मतलब प्लान भी होना जरूरी है। मैं कई बोलते हैं कि डोंट थिंक अबाउट प्लान बी, बट वो ना फिर अभी तैयारी इतनी ईजी तो है नहीं, फिर कई बार फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका बहुत बढ़ सकता है कि आप सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा जो मुझे बोला लग तो चाहिए। पहली बार जब मेरा प्री था तो मेरा 0.33 मार्क्स से रहा, अगली बार 4 नंबर से रहा, और जब सबसे ज़्यादा मुझे होप थी इस बार मेरा प्री बेकार हुआ, लेकिन अब वो भी क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको लग चाहिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ी लो चलेगी। तो बस वही है कि बस तैयारी करते रहो, कभी ना कभी वो हिट कर जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो जब मैंने स्टार्ट में तैयारी की थी तो मेरा टाइम 10-11 घंटे मुझे देना पड़ते थे, क्योंकि उस टाइम वही था कि बेस बन रहा था सब कुछ। आप अभी कह रहे हो कि 2 महीने बचे हैं, तो अब आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। चाहे वो मतलब मैं नहीं बोल रहा आपको कि आप पूरी रात बैठ के पढ़ो, बट जैसे आपको पता है कि 2 महीने का टाइम है, 2 महीने अगर आपने थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स मार लिए तो हो सकता है वो क्लियर हो जाए। अब जैसे सपोज आपकी कोई चीज़ कवर नहीं है कहीं तो आपको खुद से करना पड़ेगा। जैसे आप सपोज आपकी एनवायरनमेंट में टच भी नहीं हुई है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपकी कुछ और सब्जेक्ट चल रहा है, तो आप सोच लो कि दिन के 1-2 घंटे में एनवायरनमेंट पे खुद देने हैं। मतलब यू हैव टू एक्स्ट्रा माइल इन सिंपल वर्ड्स, थोड़ा सा खुद से। और एक चीज़ मैं ये बोलूँगा, जैसे कोचिंग का रोल तो रहता है, लेकिन मेन जो पूरी प्रिपरेशन आपकी सेल्फ स्टडी का रोल है 90 to 95%। मतलब आपको खुद आग में जलना पड़ेगा। चाहे आप सोचो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाऊँगा मैं, वहाँ पे मुझे पढ़ाएंगे तो मुझे समझ आएगा, वो नहीं है। ऑप्शनल में भी ऐसे ही है। जितना आप ऑप्शनल में तो ये होता है कि आप जितना उसको होलिस्टिक करोगे उतना ज़्यादा आपके मतलब मार्क्स फैच। ये इसमें थोड़ा आंसर इतने होलिस्टिक वहाँ भी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो, तब भी चल पड़ता है। ऑप्शनल जितने थिंकर्स हो, जितने आपकी जो चीज़ें हो, तो वो खुद आपको करना पड़ेगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चलो, कहीं भी चले जाओ, एट द एंड सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। और वही है कि वो फिर खुद से आपको, जैसे आपको लग रहा है टाइम कम है, तो आपको कहीं ना कहीं टाइम कम करके कहीं और डालना पड़ेगा, तो वो तो खुद से करना पड़ेगा।
जैसे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। एक है कि न्यूक्लियर पावर पे हाल ही में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे प्रेशराइज्ड वाटर, हेवी वाटर रिएक्टर, आपने इसको कैसे टैकल किया और इस न्यूक्लियर पावर को कैसे टैकल कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे बेसिकली आपको पता होगा कि हमारे जो GS3 है उसमें एनर्जी वाला है एक, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सारा पढ़ना पड़ता है कि रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, तो न्यूक्लियर भी उसमें पढ़ लेते हैं। तो लकीली मेरा ये था कि मैंने इसके लिए इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पढ़ा हुआ था। अब मुझे उतना ढंग से याद नहीं कि वो 3-4 महीने पहले, बट मुझे था पूरा पता था कि हमारी कंट्री में यूरेनियम 238 इतना है, शायद फिर वो 233 में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो स्टेजेस हैं उसकी 3। तो उस टाइम में थोड़ा मुझे मतलब एग्जैक्टली मुझे आंसर उसका नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वो मैंने थोड़ा वही बीटिंग अराउंड द बुश करके वहाँ पे डाल दिया कि इंडिया में इतने रिसोर्सेज हैं, अभी हमने इस स्टेज पे हम काम कर रहे हैं, सेकंड स्टेज में हम ये करेंगे कि इससे इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर प्लूटोनियम डालेंगे, फिर थर्ड स्टेज में वो प्लूटोनियम और यूरेनियम को इकट्ठे करके, उससे मैंने फिर उसको लिंक किया कि स्टेज 1 में जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है उसकी जरूरत है। तो मतलब वो और मेरे पास फिर भी जगह कम थी, मुझे पता था कि इतना मेरे पास डाटा नहीं है। फिर मैंने क्या किया कि जो इंडिया के बारे में थोड़ा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके बारे में बता दिया कि 1948 में एटॉमिक कमीशन बना था, 1954 में जो वो चीज़ एजेंसी बनी थी, और जो इंडिया के 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में बता दिया। अब मेरा एक फ्रेंड था, उसने उसमें क्या किया कि उसने मैप बना दिया, और उसने मैप में अगर टाइम और जगह भी हो कि मैप में उसने सारा वो शो कर दिया कि यहाँ पे ये वाला प्लांट है, ये प्लांट है। और अगर और भी आपको लग रहा है कि कंटेंट डालना, तो आप ये डाल सकते हो कि इंडिया और रशिया इस पर कोलैबोरेट कर रहे हैं, इंडिया फ्रांस वहाँ पे कर रहे हैं, फिर बांग्लादेश में हम वो रूपनगर जो प्लांट डाल रहे हैं वो, मतलब आपको है कि ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको बीटिंग अराउंड द बुश करके कि आपको उसमें कुछ मार्क्स मिल भी जाए और बिल्कुल ब्लैंक ना हो। अगर आप इसमें थोड़ा ऐसे लिखोगे तो 8 में से कल 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो वो ये कि 1-1-2 नंबर पे आपको अगर मिल रहे हैं तो वो ठीक है, बिल्कुल खाली मत छोड़ो। हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास भी बहुत बच्चे आते हैं जो आंसर राइटिंग के लिए हाँ जी, तो अगर हिमाचल बहुत बड़ा है, जो हाँ जी, नहीं हम कोचिंग ले पाते या खुद भी इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो खुद से आंसर राइटिंग को स्टूडेंट किस तरीके से मतलब शुरू कर सकता है और खुद ही अपने किस तरह से इवैल्यूएट कर सकता है कि मेरी इंप्रूवमेंट, मतलब बेसिकली ट्रैक करना बहुत जरूरी है सर। हाँ जी। तो जैसे आपने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करनी आंसर राइटिंग, तो जैसे मैं क्या करता था, जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट की थी तैयारी, मुझे 1-2 महीने हुए थे, तो मैं एडिटोरियल लेता था न्यूज़पेपर का, उसको मैंने पढ़ लिया। उसके बाद मैं उसको मतलब बस खुद से मतलब वो याद ही नहीं कैसे आपने रीडिंग मारी एक, उसको आपने कंसाइज में आपको करना है कि जैसे अगर वो 100 वर्ड्स में तो उसको 30-40 वर्ड्स में मैं कंसाइज करके कैसे लिख सकता हूँ। तो आप उसको मतलब आप उस टाइम पे मत जाओ कि टाइम मुझे कम लेना ज़्यादा है, उस टाइम से आप देखो कि मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं। तो आपने न्यूज़पेपर को एडिटोरियल पढ़ा, उसके बाद आपने उसको फिर बस माइंड में सोचना है कि इसमें जिस्ट क्या है, जिसे हम बोलते हैं ना कि समरी प्रेसी राइटिंग जो करनी है, बैठ जाओ। तो प्रेसी टाइप बना के आप लिख सकते हो, उसको शॉर्ट में देख सकते हो कि आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो, और फिर वो आप 1-आधा महीना अगर वो फेज चलाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि फिर आपको ना थोड़ा वो भी पता लगेगा कि न्यूज़पेपर को कैसे अप्रोच करना है, एडिटोरियल्स को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि जो आपको जिस्ट अगर उसकी निकाल पा रहे हो उसकी, फिर ये आपका पहला स्टेप होगा आंसर राइटिंग के लिए। उसके बाद जब आपका 5-6 महीने हो जाए, फिर आप उठा सकते हो प्रीवियस क्वेश्चंस। आपने सोच लिया कि 5 मैंने आज क्वेश्चन लिखने हैं, आधे घंटे में लिखने हैं, 20 मिनट में लिखने हैं, वो लिखो। उसके बाद अब तो जैसे मॉडल आंसर हर जगह आपको पता ही मिल ही जाते हैं, टेस्ट सीरीज को जैसे अब तो जैसे यूपीएससी की टेस्ट सीरीज आप उठा सकते हो कि सॉल्व बहुत आती हैं, वो साइट्स हैं freeupscmedial.org। तो आपने 5 क्वेश्चंस उठाए उसमें से, मैंने भी 1-1.5 महीना किया है स्टार्टिंग में, मतलब 2019 या 20 में, कि मैं 5 क्वेश्चन उठाता था, उसको लिखता था, नेक्स्ट डे में चेक करता था कि देखता हूँ फिर क्या है। ये मैंने 1-1.5 महीना किया, उससे ना आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा कि तो न्यूज़पेपर वाला कर दिया आपने, फिर ये टेस्ट सीरीज या फिर प्रीवियस क्वेश्चन उठा के, फिर धीरे धीरे थर्ड स्टेज में है कि फिर आप जाओ टाइम मैनेजमेंट में, कि अब मुझे कोई रैंडम 5 क्वेश्चन लिखना है, वो टाइम के साथ में कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। फिर एग्जाम तो देते रहो साथ साथ में, वो मतलब वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको चलते रहो, वो आपको पता लगता रहेगा, खुद पता लगता है, और आपको 1.5-2 महीने में खुद से पता लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रही है। तो ये ट्राई करना चाहिए। जैसे class system correction was also asked in 20 marker. It becomes difficult to take pages. How did you approach that? ये थोड़ा sensitive topic है। हाँ जी, हाँ जी। तो class system के class के regarding questions को किस तरीके से? अब देखो जैसे मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी में हम कास्ट सिस्टम को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, तो लकीली मेरे लिए इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था। वैसे जो सोशियोलॉजी वाले हैं उनके लिए भी इतना टफ नहीं होगा, लेकिन जो बिल्कुल जीएस का बंदा है उसके लिए कर सकते हैं कि वो थोड़ा कास्ट के बारे में जनरली बता दे कि कास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, ताकि ये पॉलिटिकली न्यूट्रल भी रहे,
आप जैसे बोल सकते हो कि 1909 में इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट आए, फिर ब्रिटिश ने उसके सीट्स वो किए, तो ठीक है आप थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हो टॉपिक से, लेकिन अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं तो वो डाइवर्ट करके थोड़ा उसके आसपास रहना में ठीक है, तो आप वहाँ से ट्रेस करो। फिर वो 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड आया, तो एक पेज में तो आपने उसकी हिस्ट्री भर दी कास्ट की कैसे हुआ। फिर आप कंटेम्प्रेरी डाल सकते हो कि अब कि ब्रिटिश ने वो सीट्स तो उसको शो कर दिए कि ऐसे ऐसे कास्ट सिस्टम हमारा, नो डाउट वो पहले से था, वो गुप्ता टाइम से था, वो सब बीच में आप डाल दो। फिर उसके बाद आप डाल दो कि आप कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या चल रहा है, कि 1947 का जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है तब से 1960-70s में जो ये बहुजन समाजवादी पार्टी का जो सारी अजगर मजगर पार्टीज बनना स्टार्ट हुई वो आप डाल सकते हो। मतलब फिर आप उसको कंटेम्प्रेरी लिंक कर दो कि आप देखो कास्ट इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है कि जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, जैसे मुझे सर एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है बट मैं सिंपल कास्ट के उसमें बता रहा हूँ कि आप क्या क्या डाल सकते हो। फिर जैसे आप डाल सकते हो कि हरियाणा में जाट कोटा का चल रहा है, गुजरात में पाटीदार वाला इशू चल रहा है, फिर महाराष्ट्र में वो चल रहा है, फिर अभी जैसे लिंगायत वाला हुआ था कि लिंगायत को 4% देंगे वो मुस्लिम का सेपरेट कोटा हटा के। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप उसके अराउंड घूम घूम के वो कर सकते हो कि बिल्कुल ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है कि अगर इफ यू आर नॉट एबल टू एड्रेस क्वेश्चन करेक्टली, नो डाउट मार्क्स तो कम जाएंगे वहाँ पे, लेकिन बिल्कुल ऐसे छोड़ने से अच्छा है फिर थोड़ा डाल दो कि पॉलिटी में पढ़ते हैं हम कि कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन पॉलिटिसिजन ऑफ कास्ट, थोड़ा सा वो डाल दिया, फिर एक्स वाला डाल दिए। मतलब ये थोड़ा सा जितना आप उसकी वाइड एंगल्स टच कर सकते हो उससे एक तो आपके पेजेस भर जाएंगे, और दैट इज नॉट दैट इररिलेवेंट आल्सो, नो डाउट क्वेश्चन के हिसाब से इररिलेवेंट जा रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल आइडिया नहीं तो आप ये सोच सकते हो नहीं कि अगर मुझे हल्का हल्का लिखना है तो क्या क्या लिख सकते हैं, तो वो जितनी डायनेमिक उसके बाद आप इकोनॉमिक डाल सकते हो कि वो जजमानी सिस्टम डाल सकते हो, आपकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी उसमें है कि जजमानी सिस्टम के बेनिफिट्स कितने थे पहले, तो वो कहीं ना कहीं उसको हम वैसे रिवाइव करें तो इट कैन बी फ्रूटफुल आल्सो। फिर गांधी का क्या ओपिनियन था कास्ट के बारे में, गांधी के बारे में सब पढ़ते हैं जीएस1 में, तो वो ये कि आपको लिंक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ पे आया, लेकिन कहाँ से टॉपिक मैंने उठा के कहाँ डालना है, इस वजह से आपका भर जाएगा। बस वो थोड़ा देखना है कि क्या चीज़, अब हिस्ट्री का इसमें पूछा नहीं लेकिन हमने हिस्ट्री खुद डाल दी, वो हो सकता है कि आपको मार्क्स में मिल जाए उसमें। ये ऐसे टैकल करने जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। नहीं, इसका तो डेफिनेटली आंसर नो है। अगर ग्रामर नहीं है तो आपको पास होना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो ग्रामर ढंग से करके गया था, तब भी मेरे 56 मार्क्स आए थे हिंदी में लास्ट ईयर, और मैंने एक डेढ़ महीना अच्छे से हिंदी पढ़ी थी, इंक्लूडिंग ग्रामर, इंक्लूडिंग आपकी जो पैसेज है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो हिंदी चाहे इंग्लिश है। ग्रामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो सिर्फ 30 मार्क्स की आ रही है, लेकिन 30 में से अगर आप 15 या 20 मार्क्स पे ले पा रहे हो तो वो प्रेसी और जो आपको एसे लिखने में आता है वो वहाँ पे ऐड होकर आपको पास करवा देगा। अब अलाइड एंटी में तो आपको हिंदी के मार्क्स भी काउंट होंगे, तो वहाँ पे अगर आप ग्रामर छोड़ के जा रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा। ग्रामर तो करनी पड़ेगी, साथ साथ में आपको एसे राइटिंग के लिए भी। हिंदी के लिए मैं क्या करता था, मैं जैसे एचएस का लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट टाइम जब मेंस देना था तो हिंदी में मुझे बहुत डाउट था कि क्लियर होगा नहीं होगा। मैं पैसेज पढ़ता था एक हिंदी का, उसको फिर वही जैसे अपने माइंड में थोड़ा याद किया कि क्या मैंने पढ़ा है, वो खुद से लिखा, फिर उसमें मैं चेक करता था कोई गलती तो नहीं है हिंदी की। फिर टाइम लगता है उसमें, आपको देखना पड़ेगा कि फिर मैं नेट से देखता था कि ये मैंने ठीक लिखा कि नहीं लिखा है। वो 15-20 दिन मैंने किया, उससे मुझे पता लग गया कि अब मैं लिख पाऊंगा, ऐसे भी लिख पाऊंगा वहाँ पे। फिर मैंने लिखना ज़्यादा नहीं फोकस किया, फिर मैंने ग्रामर पर ज़्यादा फोकस किया, और सिर्फ मैंने पैसेज पढ़ा, मतलब जो आर्टिकल आता है न्यूज़पेपर में सिर्फ वो पढ़ा। तो करना तो पड़ेगा, छोड़ना इज नॉट एडवाइजेबल। उसी कास्ट का सर आगे क्वेश्चन आएगा कि जैसे इस तरह की सर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट सिस्टम में हिमाचल प्रदेश का 20 नंबर का क्वेश्चन, तो उसको आपने कैसे टैकल किया था, और एग्जांपल्स अगर हम इसमें से हिमाचल के आपने कौन से एग्जांपल यूज किए? अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता था, तो वही स्टार्टिंग से मैंने ऐसे किया कि थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डाल दिया, ये सब डाल दिया। फिर थोड़ा मैंने ये डाल दिया इसमें कि जो लोअर हिमाचल और अपर हिमाचल, नो डाउट इट इज नॉट दैट रेलेवेंट इन, क्योंकि कास्ट सिस्टम में पूछ रहा था। थोड़ा मैंने उस पर आधे एक पेज भर दिया कि वो क्या पॉलिटिक्स वाला डाल दिया। फिर मैंने थोड़ा डाल दिया कि जो राजपूत एंड वो वाला डाल दिया कि कांगड़ा साइड वो उनकी वो थोड़ा ज़्यादा वो है। फिर अपर शिमला वाली जो बेल्ट है वो थोड़ा एप्पल वाला बेल्ट है, तो मैंने थोड़ा उसको बिल्कुल सिर्फ कास्ट तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया मैंने उसको। बीच में मैं कास्ट डालता रहा, और बीच में मैं और इश्यूज डालता रहा कि अपर हिमाचल लोअर हिमाचल क्या पॉलिटिक्स डाल दिया। फिर थोड़ा मैंने इंडिया का एग्जांपल दे दिया, नो डाउट उसमें हिमाचल का पूछा था। फिर एक तो मुझे एनजीओज के नाम याद नहीं है, एनजीओज में बने हैं शायद। फिर अभी जो रिसेंट हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था सर, वो जो जनरल कैटेगरी वाले मांग रहे थे कि कमीशन बनाना है हमने, तो मैंने 1.5-2 पैरा उसके बना दिए। तो मतलब मुझे वो था कि मैं थोड़ा कंटेम्प्रेरी लिंक कर पाऊँ, अगर एग्जामिनर को लग रहा है कि उसको इतना नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट ही इज एबल टू कनेक्ट देयर, तो वो डाल दो कि उसकी डिमांड चल रही है कि जनरल वाले वो मांग रहे हैं, उस पर क्या चल रहा है। फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दो कि कास्ट सिस्टम का ये बेनिफिट्स हैं, ये नुकसान है, और वी हैव टू सी हाउ दिस विल इवॉल्व। तो वो ये कि मतलब थोड़ा जितना आप उसमें ज़्यादा डायमेंशन, क्योंकि बिल्कुल जो पिन पॉइंट है वो बहुत बार हम नहीं कर पाते हैं फोकस। अब 20 नंबर में बिल्कुल पिन पॉइंट लिख पाना
GS1 में क्वेश्चन था एक बार इस पर ऐसा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कुछ ब्रिटिश टाइम में, तो उसमें भी आपको सारा लिखना पड़ना था कि पहले वो टाटा वगैरह बने, टी फिर टी साम वगैरह में, फिर जो जूट मिल्स वगैरह है, कॉटन मिल्स वगैरह, तो वो सारा डाल के आप पूरा ट्रेस करो, थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डालो, फिर कंटेम्प्रेरी से उसको लिंक करके प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो डाल दो। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें यही करना है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डालो, थोड़ा कंटेम्प्रेरी लिंक करके थोड़ा सा फ्यूचर में क्या हो सकता है, उससे आपका हो जाता है मोटा मोटा, और वो बिल्कुल इरेलेवेंट भी नहीं होता है, और वो डिपेंड करता है कोई एग्जामिनर उसमें आपको अच्छे मार्क्स भी दे सकता है। सर अगला क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करें एचपी सेक्शन के लिए? इनफैक्ट इतनी इम्पोर्टेंट तो है सर। हाँ जी जी। और अब ऑप्शन भी आ गए ऑनलाइन हो गया, एक तो वो, दूसरा है सर सीसैट पेपर को कैसे हैंडल करेंगे नॉन साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ डिले भी नहीं है, सीसैट भी नहीं क्वालिफाई कर रहा है। ये दो क्वेश्चन। तो न्यूज़पेपर का मेरा तो स्टार्टिंग से द हिंदू रहता था, लेकिन जब मैंने हिमाचल पे फोकस किया तो मैं द हिंदू तो करता रहा, साथ में मैंने ट्रिब्यून स्टार्ट की। ट्रिब्यून में जो हिमाचल वाला सेक्शन आता है उसके 3 पेज होते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो कि कोई भी अगर आप सिर्फ ट्रिब्यून पे पढ़ो वो भी ठीक है। अगर आपने कोई, जैसे मेरे एक्चुअली फोकस पहले यूपीएससी में जाता था तो मेरा हिंदू से चल रहा था, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो इंडियन एक्सप्रेस करते रहो, साथ में हिमाचल के लिए ट्रिब्यून पढ़ लो, या फिर हिंदी के अखबार का लगता है, हिंदी आपकी कई लोग हिंदी में बड़े कंफर्टेबल होते हैं, तो मतलब आपको हिमाचल की न्यूज़ भी आना जरूरी है कि क्या चल रहा है हिमाचल में। तो स्पेसिफिकली या तो सिर्फ ट्रिब्यून पढ़ लो या फिर हिंदू या एक्सप्रेस में से कोई एक या दोनों करने हैं, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि टाइम बस कितना है, बट एक ठीक रहता है, कोई एक पकड़ लो। साथ में हिमाचल सेक्शन के लिए अब कई लोग वो पढ़ते हैं, गिरिराज जो आता है वो मैंने पर्सनली फॉलो नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, तो हिमाचल के लिए 3 पेज वो ट्रिब्यून के पढ़ लिए और एक कोई सेनेट चलाते रहे आप। और सीसेट के लिए सर वही है कि जो RS अग्रवाल बुक है वो आप कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है सीसेट आपका वीक है तो उस RS अग्रवाल को एक बार करने के बाद थोड़ा सा मॉक टेस्ट, जैसे इंडिया बीस वगैरह कोई साइट से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है वो, तो उस पर भी जैसे हम कॉलेज के टाइम में कई बार एप्टीट्यूड वहाँ से फोकस करते थे तैयार की इंडिया बीस पे मॉक टेस्ट दे दिए, बट वो है कि RS अग्रवाल में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर उससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। एक बार बेस क्लियर हो तो आप टफ क्वेश्चन में टैकल कर लोगे। पूरी जर्नी में ये है कि हर चीज़ में बेस जितना स्ट्रॉन्ग उतना अच्छा है। न्यूज़पेपर में जब मैं स्टार्टिंग में करता था तो मुझे 2-2.5 घंटे भी लगे हैं, लेकिन जब ग्रेजुअली आप 6-7 महीने में समझ जाते हो तो 45-50 के बार 1 घंटा लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि न्यूज़पेपर में कितना कंटेंट है। ऑन एन एवरेज 40-50 मिनट अगर आप दे रहे हो तो ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी वही है कि मैनेजमेंट की बात है, अगर आपको न्यूज़पेपर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपको कहीं और पे फिर वो मतलब डाल कहीं से और निकालना पड़ेगा टाइम, तो वो चीज़ें हैं। कितने साल में आपका एग्जाम निकला एंड आप कितने सब्जेक्ट्स एक टाइम पर पढ़ते थे? आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे या वन सब्जेक्ट टाइम पढ़ते थे? और फिर आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स को किस तरह से टैकल किया? तो एग्जाम तो देखो मैंने 2018 में बीटेक कंप्लीट की, उसके बाद मैंने डिसाइड किया, तो जून जुलाई 2018 से मैंने तैयारी स्टार्ट की, तो 2-3 महीने तो पहले ऐसे ही रह जाते हैं पता लगते, तो 2018 के एंड से ही मान लो कि तैयारी थोड़ा स्टार्ट हुई। 19 में मेरे को एग्जाम नहीं निकला, अलाइड का 20 जैसे कि लास्ट में निकला, तो 2 साल तक मेरे को एग्जाम नहीं निकला। 2 साल के बाद मेरे एग्जाम निकलना शुरू हुए, फिर अलाइड के बाद फिर वो और एग्जाम निकलते रहे, जैसे CPF और HSS लास्ट में निकला, तो 2 साल तो कोई एग्जाम नहीं निकला मेरा। और जो ये है कि आपने सब्जेक्ट टैकल लिए वो मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता था कि मैंने आज, जैसे कई लोगों को टाइम टेबल बनाने की याद होती है, मैंने टाइम टेबल बनाने की कोशिश की बट मेरे से वो फॉलो नहीं हो पाया, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मुझे वो स्ट्रेसफुल लगता था कि मैं टाइम टेबल बना के फॉलो नहीं कर पाता था। तो फिर मैंने ऐसा था कि जो मेरा मन करता था मैं वो उठा लेता था, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं होता था कि आज यही करना है। नो डाउट प्री और मेन से पहले आपको करना ही पड़ेगा कि अब तो ये सब कुछ करना है, पर जब से लंबी जर्नी है, जैसे 1 साल चलाना है, तो आप मतलब मेरा होता था कि जो मेरा मन कर रहा है वो कर रहा हूँ मैं। कभी मैंने सोचा कि आज मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, लेकिन सुबह के मेरा मन नहीं किया तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री उठा लेता था। तो मतलब ये है कि नो डाउट टाइम टेबल के हिसाब से करो तो बेटर है, बट मेरा पर्सनली बड़ा हॉटस्पॉट सा रहता था, और मेरा बचपन से ऐसा रहा, स्कूल टाइम से ऐसा रहा, मेरा कभी ढंग से टाइम टेबल नहीं बनता था, तो मैं जो मुझे लगता है जस्ट गो विद द फ्लो कि जो मन कर रहा है पढ़ लो। बस ये होता है कि न्यूज़पेपर रोज करो, उसके बाद जो 2-3-4 घंटे हैं आप जो मतलब ये कि खाली बैठने से अच्छा कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जो आप पढ़ रहे हो आप उसमें आगे बढ़ रहे हो, जो आपने सोचा वो आप किसी और दिन पढ़ लो। बट ये है कि प्री और मेंस के टाइम आपको यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि ये टॉपिक इस टाइम करना तो करना ही करना है। लॉन्ग जर्नी में आप थोड़ा बहुत ले सकते हो लीवरेज। नोट मेकिंग बिगिनर को नोट मेकिंग कैसे करनी चाहिए, और कोई होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें हम नोट मेकिंग को कर सकते हैं? नोट मेकिंग का मेरा तो इतना प्रीलिम्स के लिए नहीं था, प्रीलिम्स में क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती है, तो मुझे लगता था कि किस चीज़ के नोट्स बनाओगे,
प्रीलिम्स में स्ट्रेटजी होती थी कि जितना ज़्यादा आप कवर कर सको, जो बुक्स से कर सको, जो मैगजीन्स कर सको, वो सब करो। लेकिन मेंस के लिए तो मेरा था कि जब मेरा मेंस के लिए तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में आपको वो लास्ट में रिवाइज करना पड़ता है सारा, और मेंस में काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड भी सिलेबस है। तो मेंस के लिए तो स्पेसिफिकली नोट मेकिंग करनी चाहिए। मैं थोड़ा डिजिटल नोट्स बनाता था, आप जैसे मुझे नोट्स बना सकते हो, लेकिन मेंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। प्रीलिम्स के लिए यू मे और मे नॉट मेक नोट्स, क्योंकि प्रीलिम्स में यू हैव टू कवर अ वेरी वाइड सिलेबस। लास्ट क्वेश्चन है कि it is becoming very difficult to score marks in GS2. How to score well in that section? देखो ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे GS2 में लास्ट ईयर। इस बार के तो मार्क्स आउट हुए नहीं है, तो मेरे 86 मार्क्स थे। बट ये था कि हाँ, लोगों के 60 70s में भी थे। मेरी जीएस की स्ट्रेटजी बस ये रहती थी कि जहाँ पे आप आर्टिकल डाल सकते हो आर्टिकल डालो, जहाँ पे आप कोई कमीशन या कमेटी डाल सकते हो वो डालो, लेकिन उसको ओवर भी नहीं करना है। क्योंकि लोग होते हैं वो हर क्वेश्चन में ये कमेटी की रिपोर्ट है, ये इस लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, जहाँ पे आप डाल सकते हो। और जो आईआर वाले क्वेश्चन थे, मुझे लगता है कि उसमें मैं थोड़ा मार्क्स खींच देता था। आईआर में आप जितने ज़्यादा उसके एस्पेक्ट डालो, जैसे छावार का आ गया तो छावार में आप सारा डाल दो कि इकोनॉमिकल, अगर आप थोड़ा ये भी डाल दो कि वो कैसे ट्रेस हुआ, छावार का कब बनना स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, फिर उसके इकोनॉमिकल क्या एडवांटेज है, वो सब लिख देंगे। थोड़ा आप उसका और डालो कि हम कल्चरल भी हम ईरान से लिख कर सकते हैं कि जब वो पर्शिया था तो पहले वो सिल्क रोड वगैरह कुछ भी डाल के, मतलब आप थोड़ा सा उसको कि जो आपसे पूछे उसे हल्का सा थोड़ा सा बाहर जाके भी एक दो पॉइंट लिख सकते हो, उसको थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा लाने के लिए। फिर थोड़ा उसको लिंक कर दिया, जैसे क्वाड का क्वेश्चन आया तो क्वाड में आपने बता दिया कि पहले कब बना, 2007 में ये कंट्रीज विड्रॉ हो गई, फिर 17 में ये हुआ, उसकी आपने हिस्ट्री बता दी कि 2004 में जब सुनामी आई थी तो उस टाइम कंट्रीज ने इकट्ठे होकर बनाने का सोचा था। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपसे पूछा वो तो आप डालो ही डालो, लेकिन 2-3 पॉइंट्स थोड़ा ऊपर नीचे भी डाल दो जो आप डाल सकते हो रिलेवेंट, इररिलेवेंट नहीं, पेजेस भरने के लिए नहीं, जो सिर्फ रिलेवेंट हो। ये है सर, ये मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर, जैसे हम बिल्कुल बोलते हैं कि इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। 2000 की नोटिफिकेशन आई, 22 में प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर लीग्स में इंटरव्यू। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सर जो भी हमारे एक्स्ट्रा इश्यूज है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको नजर करते हुए हम खुद कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि हमने सर चंडीगढ़ में भी देखा और शिमला में भी देखा है कि जो स्टूडेंट्स डे 1 है फुल ट्रैक पे थे, आफ्टर लाइक 7 और 8 मंथ्स रिवर्स खत्म, क्लासेस भी लगा रहे या एक्स्ट्रा इश्यूज, तो कितना जरूरी बन जाता है सर कि हम उस अप्रोच को, उस एनर्जी को बरकरार रखें और कैसे रखें और कैसे हम खुद ही उस मोटिवेशन को ढूंढते रहते हैं। क्योंकि मेरे को लगता है सर सोसाइटी का प्रेशर हिमाचल में काफ़ी है। हाँ जी। तो उस वजह से भी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स भी शायद बीच में ना बोलते हैं कि आप कुछ और कर लो, मतलब बीएडी कर लो। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है सर, ये पीजी टेक वाला, इनका यहाँ पे वो स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड ऑप्शन, तो इसमें हम किस तरीके से फोकस रहे और काम के अपने को जिंदगी को 300 एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली रखें पर फुल फ्लेज अटेम्प्ट के लिए। सर मेरा तो ये मानना है कि जैसे हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो 2 साल तो हमें बिल्कुल ढंग से कुछ भी सोचना ही नहीं चाहिए। 2 साल बिल्कुल आप तैयारी करो, 1 अटेम्प्ट दो, 2 अटेम्प्ट दो, उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी भी ठीक है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। मेरे साथ में ऐसा हुआ कि जब नहीं हुआ स्टार्टिंग में, तो फिर मैंने प्लान बी देखना शुरू कर दिया था। तो प्लान बी देखना गलत नहीं है, नो डाउट प्लान बी भी हमें फोकस करना चाहिए, लेकिन ये है कि मेरा ये था कि आपका जो मेन टारगेट है उस पर आपको मोटिवेशन वो आपको खुद से लानी पड़ेगी। आपको सोचना चाहिए कि आपने तैयारी क्यों स्टार्ट की है। वो अगर आप मतलब आप सोचो कि मैंने किसी को प्रूव करना है कुछ ऐसे, तो वो फिर आप नहीं ट्रैक कर पाओगे। आपको उसका वो देखना है कि मैंने तैयारी क्यों स्टार्ट की थी, फ्यूचर में अगर मैं क्लियर कर लेता हूँ तो मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं किस लिए मैंने तैयारी स्टार्ट की है। नो डाउट फिर भी आपकी मोटिवेशन लेवल डाउन जाएगा, तो उसके लिए फिर यही है कि ठीक है प्रेशर सोसाइटी का सब कुछ है, प्लान भी तो एक्सप्लोर करो साथ में, लेकिन थोड़ा सा फिर इस चीज़ से हल्का सा बाहर आओ, लाइक पीरियडिकली। ऐसे नहीं कि बिल्कुल तैयारी छोड़ दी, 2-4 दिन के लिए अगर आपको लगा कि आपने ब्रेक ले लिया तो ले लो। कहीं जैसे मैं ट्रैकिंग पे जाता था, कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं कहीं घूमने निकल गया, तो थोड़ा सा बाहर निकलना बहुत जरूरी है, थोड़ा पीरियडिकल ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। लेकिन जो आपका मेन एम है उससे नहीं हटना है। उससे तो वही है कि बात ही सारी पेशेंस की है। पेशेंस अगर आपने लूज की तो फिर वही है कि कोई आपको ये सोचना है कि अगर मैं अभी छोड़ दूंगा तो फिर जो मेरा ये होता था कि अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो 2-3 साल जो मैंने किया वो सब कुछ वेस्ट है। मेरे लिए सब बेसिकली होता था कि जैसे मैंने 18 में स्टार्ट किया, अगर मैं 20 में छोड़ दूँ तो फिर आगे फिर जो मैं सोचा वो तो है ही नहीं। अभी भी अगर मैं इस अटेम्प्ट में छोड़ देता तो मैंने कहा कि जो चाहिए था, जो मैं 4 साल से कर रहा हूँ उसका क्या फायदा हुआ। तो आप ये सोचो कि अगर मैंने 1 कदम या 4 कदम लेके मैं आ गया हूँ 10 तक मैं पहुँचना, तो 4 कदम तो वेस्ट ही मेरे अगर मैं अभी छोड़ रहा हूँ। तो वो मोटिवेशन आपको अपने अंदर से ही लानी पड़ेगी कि स्टार्ट मैंने क्यों किया है। अगर वो आप नहीं सोचोगे, नो डाउट प्रेशर है, सब कुछ है, वो सबके साथ ही होता है, लेकिन वो यही तो जर्नी सबसे अच्छी चीज़ है कि वो हमें चीज़ सिखा देती है। पढ़ाई से ये चीज़ें तो हैं कि कैसे डील करना। जब आप कर लोगे तो आपको लगेगा कि इतना था नहीं, वो बस कभी अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, बट वो
बाद में ठीक लगता है कि बहुत चीज़ें सीख जाते हो आप, मतलब वी डेवलप एज अ पर्सन मोर देन की पढ़ाई से ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें पता रहता है कि क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है ओवरऑल में लाइफ में भी। तो बस ये सोच के चलो कि अगर छोड़ने मन करेगी कि मैं यहाँ तक क्यों आया, यही बात है कि अगर यहाँ तक फिर इससे अच्छा स्टार्ट ही नहीं करते, बात हुई है स्टार्ट करके फिर छोड़ना तो बीच में। लास्ट क्वेश्चन है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हम जैसे आप मॉक के लेते मुझे बात कर रहे थे ऑप्शनल सब्जेक्ट की सर, हाउ टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, कैन वी टेक टेक्निकल सब्जेक्ट्स एज एन ऑप्शनल एंड आर दे अवेलेबल। दूसरा सर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है उनमें कुछ एडवांटेज है सर, हाँ जी। हमारी हॉर्टिकल्चर, तो बाकी जो एक ऐसा तबका है सर आर्ट्स वाला का, वो फिर ऑप्शनल को भी कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? देखो ऑप्शनल का तो है पंगा नो डाउट, वो हम सब ने फेस किया है। लाइक मेरा भी जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मिंग नहीं है, लेकिन वो फिर ये है कि आपको देखना पड़ेगा। अगर तो ऑप्शनल बहुत ज़्यादा परफॉर्म खराब कर रहा है, जैसे एक टाइम आता था कि ज्योग्राफी बहुत ही लो परफॉर्म कर रहा था, तब तो ठीक है छोड़ना ठीक है, बट मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि मेरा तो ये था कि ऑप्शनल नहीं छोड़ना है। जब तक आप उसमें अपना बेस्ट दे दो और फिर भी मार्क्स में आए, फिर हम सोच सकते हैं कि छोड़ने की। और जहाँ तक टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात है, जैसे किसी का इंजीनियरिंग है, तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी निकले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पकड़ अच्छी है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में तो आप वो कर सकते हो, लेकिन जो ये है कि नो डाउट डिसएडवांटेज है इसके लिए। बट अब वो ये कि हम सिस्टम से तो नहीं लड़ सकते। पता है कि वेटनरी साइंसेज हॉर्टिकल्चर में 160 तक भी आ रहे हैं, लास्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर में भी 164 तक गए थे मार्क्स। अब सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी 120, 30, 35 करना मुश्किल है, कईयों में तो पॉलिटिकल साइंस में 110 लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये चीज़ आपको तब सोचिए आपने अपना बेस्ट दे दिया, जितना आपको लगता है कि मेरा ऑप्शन इससे अच्छा नहीं हो सकता था, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर आप स्विच करने की सोचो। लेकिन पहले अपना एक बार उसमें अच्छे से देख लो कि मैंने बेस्ट दे दिया, फिर मार्क्स नहीं आए तो फिर सोचो। बिल्कुल ये मत सोचो कि मैं ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा हूँ, कि बहुत लोग मैंने देखा है कि इतने अच्छे ऑप्शन नहीं देते हैं तभी वो बोलते हैं मार्क्स नहीं आ रहे हैं। वो तो फिर वो जबरदस्ती खुद को खुश करने वाली बात है कि ऑप्शनल मार्क्स नहीं आ रहे हैं। एक बार करके देखो, अगर फिर नहीं आ रहे फिर यू कैन थिंक फॉर स्विचिंग ऑप्शनल। बाकी रिपीटेड क्वेश्चन जैसे कि यूनिट जैसे कि हाउ टू प्रैक्टिस, ये ऑलरेडी आप आंसर कर दिए। एक सर है कि हाउ टू डू मल्टीपल रिवीजन विद इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बिफोर प्री, और खासकर ये उनके लिए सर जैसे जो वर्किंग है, हाँ जी। आपकी वर्किंग है सर, ये आप बेटर एक्सप्लेन करेंगे। और जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उनको ना टाइम नहीं मिल पाता सर मल्टीपल रिवीजन का और सिलेबस का, तो वो किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं? इसका एक तो ये है कि थोड़ा आपको ऑफिस में या कॉलेज में भी थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे लकीली मेरे जो मुझे बॉसेस मिले वो बड़े कोऑपरेटिव थे, तो मैं दिन के 1-2 घंटे ऑफिस में भी निकाल लेता था। सेकेंडली जब आप घर में आप 5 बजे के बाद आ जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको फिर वो ये कि और चीज़ों से आपको हटना पड़ेगा कि ठीक है सोशल मीडिया से तो मुझे लगता है कम लोग ही चलाते हैं, बट प्रिपरेशन के टाइम, लेकिन और जो थोड़ी आपकी जैसे हॉबीज़ वगैरह हैं वो आपको थोड़ा सा मतलब आपको देखना है कि मैं दिन के 3 घंटे या 4 घंटे अगर दे पा रहा हूँ अपने सब्जेक्ट पे, उसके बाद फिर मतलब वो उतना मिनिमम टाइम आपको देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि थोड़ा सा आप ऑफिस में कोशिश करो। आई एम नॉट सेइंग कि अपनी मतलब ऑफिस से काम मत करो, लेकिन वो है कि स्मार्ट आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा कि कहाँ से टाइम। अब कई लोग लंच के टाइम भी निकाल लेते थे, मैंने ऐसे लंच के टाइम नहीं किया, बट कई वर्किंग ऑफिशियल्स हैं वो लंच के टाइम आधा घंटा निकाल लेते हैं। अब मेरा एक होता था जैसे मैं बस में जाता था, बस में जाते हुए मैं ऑडियो में काफ़ी मतलब यूट्यूब पे काफ़ी कुछ सुनता रहता था। मेरे घर से मतलब ऑफिस तक 1 घंटा लगता था, तो कई बार उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसे कवर हो जाती हैं। जैसे कोई आपने कोई ऑडियो का यूट्यूब पे कोई वीडियो लगा ली, तो आप उसको भी फ्रूटफुल यूज़ कर सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो लगा ली आपने, कुछ भी लगा लिया, कोई न्यूज़ सुन ली, मतलब आपको देखना है कि कहाँ लूप होल्स हैं, उनको मैं कैसे कवर कर सकता हूँ। अब आप जैसे यहाँ से बस से जाते होंगे अपने घरों को, तो उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। ऑनलाइन तो आई गेस ये सारे जो क्वेश्चंस थे मैंने कवर कर लिए। बाकी अगर आप लोगों के हैं कुछ आप लोग काफ़ी टायर्ड लग रहे हो मुझे, सॉरी आपका इतना वो क्या, बट देखो मैं तो स्टार्टिंग में ये था कि इस दोनों को इंटीग्रेट करने की सोचता था, बट मैं तो नहीं कर पाया। कई लोग कर भी लेते हैं, बट हाँ मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिक्स करोगे तो शायद मेरे साथ ये होगा कि स्टार्टिंग में फिर कहीं सक्सेस नहीं मिलती। थर्ड जो मेरा एचएस का अटेम्प्ट था, मैंने स्टार्ट यूपीएससी नहीं दिया, मैंने डेडिकेटली एचएस पे ही फोकस किया जब मेरा लास्ट सिलेक्शन हुआ था। तो हाँ मैंने तो मतलब बाद में डिहाइड्रेट कर दिया दोनों को कि सिर्फ एचएस दूंगा, लेकिन यूपीएससी से मुझे ये फायदा हो कि जो 2 साल मेरे प्री तो मेरा यूपीएससी क्लियर ही नहीं हुआ, लेकिन एक थोड़ा सा वो पता लग गया था, थोड़ा एक मतलब होराइजन सा खुल जाता है दिमाग का कि अब आप आर्ट एंड कल्चर से लेके सब कुछ साइंस टेक तक पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एचएस हल्का सा जीएस में एचएस में है वो एक लेवल थोड़ी सी कम है, तो उससे यूपीएससी में ये फायदा मिल जाता है। लेकिन दोनों की तैयारी साथ करना वो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो हिमाचल वाला पार्ट है उसको बहुत ढंग से पढ़ना पड़ता है, उसके बिना नहीं हो पाता। तो अगर आप हिमाचल वाला पार्ट पे फोकस करोगे तो फिर वो यूपीएससी पे नहीं आप जस्टिफाई कर पाओगे।
उसका वही था कि पहले तो देखो मैं तो टाइम मुझे 2-3 साल तो हो ही गए थे हिमाचल पढ़ते पढ़ते, फिर लास्ट में मुझे लगा कि अब नहीं हो रहा, फिर मैंने ब्लोकरा ली, जो उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनको लाइन बाय लाइन पढ़ा। ठीक है, तब भी याद नहीं होता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे जितना हो सके। अब जैसे मूवमेंट से क्वेश्चन हर बार आना है कि वो जुत्ता आंदोलन क्या हुआ, ये सब चीजें पूरा चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आने ही आना है। अब उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन से आंदोलन में क्या स्पेसिफिक डिमांड थी, तो मतलब यू हैव टू गो वन स्टेप अहेड। तो ऐसे चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लो। ज्योग्राफी है हिमाचल की, वो हर साल आती है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आने ही आना है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि राजाओं को अंधाधुंध पढ़ो, लेकिन ब्रॉडली जैसे साहिल वर्मन हो गया, फिर जो कांगड़ा के इंपॉर्टेंट राजा, कुल्लू के इंपॉर्टेंट राजा, उनको उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर कई बार ना वो एलिमिनेशन टेक्निक लग जाती है, लेकिन जो ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, और प्रीवियस क्वेश्चन हिमाचल के, जैसे देखो 3-4 साल में तो क्वेश्चन रिपीट होता था हर साल की। तो 1804 में अमर सिंह थापा आया, वो हर साल कभी आता था किसने बुलाया, कभी आता तो कौन से साल में आया। फिर बोर्डखास पे आ गया वो ट्रीटी ऑफ सगौली वगैरह, वो जो कॉमन टॉपिक्स है वो तो करने ही करने हैं। उससे आपको अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन में हेल्प कर देगा। प्रीवियस क्वेश्चन पे बड़ा फोकस रखो हिमाचल में, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर जाते हैं। How much do you rely on online study material or videos? Offline books, standard traditional technique है। हाँ जी। देखो डेफिनेटली जो पुरानी टेक्निक है मैं तो उसको बेटर मानता हूँ। यूट्यूब वैसे आप सप्लीमेंट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक इट योर बेस। आप जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं कभी जाते हुए सुन लेता था बस वगैरह में, तो वो ऐसा होता है कि एडिशनल है, वो लेजर टाइम में मैं सुन रहा हूँ। अगर मैं सोचूं कि मैं सिर्फ वही पढ़ के, क्योंकि देखो बहुत अच्छी वीडियोस वगैरह भी हैं ऑनलाइन, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है, कहीं पे कुछ अच्छा है, कहीं पे कुछ अच्छा है, तो वो आपको खुद स्कैन करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको ही बेस बनाओ, अखबार से पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो। वीडियोस वगैरह में वो भी कहीं से पढ़ के वीडियोस बना रहे हैं ना, तो ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो देखो, लेकिन उसको बेस मत बनाओ। मतलब मैं बोलता हूँ कि सिर्फ वीडियोस देख के हो जाएगा, वो थोड़ा गलत है। वीडियोस देखो, साथ में अपनी भी साथ में तैयारी करते रहो। थोड़ा वो ये होलिस्टिक करना है आपको। वीडियो से हो सकता है कोई 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाए, बट सिर्फ उस पर डिपेंड करना इतना मेरे ख्याल सही नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन है, सर वो जैसे जो इंटरव्यू मॉक्स वगैरह होते हैं वो थोड़ा कितना हेल्प करता है, और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन है वो किस बैकग्राउंड में पूछे जाते हैं नॉर्मली, जो आपने मॉक्स वगैरह से उससे आपको हेल्प मिली, और अब जो क्वेश्चन है वो किस बैकग्राउंड पे पूछे जा रहे हैं कि ओवरऑल। हाँ जी। तो मेरे लिए तो मॉक्स काफ़ी हेल्पफुल है मॉक्स। लास्ट टाइम मैंने 5 मॉक्स दिए थे, इतने देने की जरूरत नहीं है वैसे, बट मैंने दे दिए थे। इस बार मैंने 3 मॉक्स दिए थे, तो मॉक्स का फायदा बिल्कुल रहता है। और जो क्वेश्चन इंटरव्यू बनते हैं वो बेसिकली जो आपके डेफ होता है वही। तो मेरा एक एडवांटेज ये थी कि जब मैंने यूपीएससी सीएबीएफ का इंटरव्यू दिया था 2021 में, तो तब से मेरा डेफ होता 3 साल से मेरा फिक्स डेफ था। बस थोड़ा उसमें जॉब्स एडिशन होती है कि पहले ये जॉब थी, अभी ये जॉब थी। तो आपका जो डेफ है उसमें बेसिकली तो आपके जैसे मेरे से नाम से क्वेश्चन जब बनते थे कि कार्तिकेय के बारे में बताओ, वो भगवान के मतलब उसके अंदर घुस के कि शिव जी के बेटे थे, कौन से बड़े थे, छोटे थे, उनकी स्टोरी क्या थी, स्कंद पुराण के बारे में थोड़ा मुझे मतलब प्रेडिक्टेड से थे वो। फिर कि उनकी हिमाचल में कौन से टेम्पल्स हैं, तो एक तो आपका जो नाम है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकेंडली जो आपका बैकग्राउंड है, जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। थर्डली आपकी जॉब, कि आपने क्या किया है, अगर जॉब नहीं किया तो फिर वो जो बैकग्राउंड उस पर पता चलेगा। और फिर जो आपकी जॉब है, जॉब के बाद लाइक जो आपकी हॉबीज हैं, जैसे मेरी साइकिलिंग हॉबी थी, ट्रैकिंग हॉबी थी, तो मतलब अपनी हॉबीज ऐसी लिखो जो आप डिफेंड कर पाओ। कई लोग सोचते सिर्फ लिखने के लिए मैं चेस लिख दूंगा, फुटबॉल लिख दूंगा, उसका फायदा नहीं। ऐसी हॉबीज चूज करो जिसमें आपको अपर हैंड हो। अब मुझे पता था कि मैं साइकिलिंग लिखूंगा तो साइकिलिंग में कितना ज्यादा नहीं है पूछने को, थोड़ा टूर डे फ्रांस के बारे में पूछ लेंगे, थोड़ा वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप के बारे में पूछ लेंगे, इंडिया से कोई है, हिमाचल में कोई स्कोप है कि नहीं है, मतलब वो आपको प्रिडिक्ट करना है खुद उसमें देख के। ट्रैकिंग में आपसे काफी कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन अब आप पढ़ते हो, आप हिमाचल में पासिस पढ़ते हो सारे, तो आप उसमें आप स्कोर में ज्यादा कर सकते हो। ट्रैकिंग में आपने सारे पासिस बता दिए, फिर कौन सा मोटरेबल पास है, फिर कौन सा हाईएस्ट पास है, आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा, क्यों है। और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता था कि जैसे आप ट्रैकिंग करते हो तो हाउ डज द वेजिटेशन चेंज। तो ये सब चीजें अगर आपकी प्रिपेयर्ड हो वेल से, तो आपको ये कि 60-70% आपका इंटरव्यू ऑलरेडी समझ लो कि आपने प्रिपेयर कर लिया है। नो डाउट 20-30% तो वो वहीं पे डायनेमिक चीजें होती हैं करंट अफेयर्स वगैरह में, लेकिन फायदा रहता है मॉक और डेफ का ऐसा होगा जो आप जस्टिफाई कर सको। बहुत रहता है। जैसे मेरा अर्की है बेसिकली होम टाउन, तो अर्की से मेरे क्वेश्चन बनते थे कि अर्की में क्या वहाँ की, एक तो वहाँ लुटरू मुटरू महादेव टेम्पल है उनके बारे में पूछते थे, फिर अर्की फोर्ट के बारे में, फिर अभी सीमेंट प्लांट्स हैं तो सीमेंट प्लांट्स का चल रहा था वो इशू, तो वो सारा मेरे से पूछा कि वो इशू है। फिर अडानी के बारे में पूछा कि अडानी के हैं प्लांट्स, फिर वहाँ से हिंडनबर्ग रिपोर्ट में चले गए वो। तो वो डिस्ट्रिक्ट का तो रहता है। जैसे आपका फिर सोलन, जैसे डिस्ट्रिक्ट है अर्की होम टाउन, सोलन के बारे में कि वो मशरूम सिटी क्यों है, उसको सिटी ऑफ रेड गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे टोमेटोज उगते हैं बहुत ज्यादा। तो वो आपको तैयार रहना पड़ेगा, वो आपको खुद से काम करना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग एंड ऑल इज इंपॉर्टेंट, बट जो आपकी मेन प्रिपरेशन है वो सेल्फ स्टडी ही है।
जो आपका डेफ है उसमें सर्कल बना लो कि ये है, उससे आप थोड़ा बनाओ कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और मतलब बिलीव में कि आपके 60-70% क्वेश्चन आप जो है आप तैयार हो जाएंगे। 20-30% तो हमेशा रहेगा स्कोप कि वो कहीं से कुछ भी पूछ लें, लेकिन काफ़ी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हो आप इंटरव्यू में। सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग, और ये बहुत सारे क्वेश्चन है सर, हाउ सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट कैन ओवरकम द फोमो ऑफ नॉट टेकिंग कोचिंग, क्योंकि हम पर सब नहीं आ सकते। हाँ जी, हाँ जी, और ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट सबको कैटर कर सकता है। हाँ जी। जितनी मर्जी कोशिश करे, तो ऐसा बच्चा सर जो खुद जैसे सर धीरज भी था, उसने खुद ही पढ़ा, अच्छा, तो उसने कहीं कोचिंग नहीं की। मेरा तो उस पर्सपेक्टिव से सर सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग का क्या है सर? इसका बेस्ट तो ये है कि आपको वही कि आप जितने एग्जाम्स दो तो आपको पता रहेगा। जैसे आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, प्रीवियस पेपर्स देख के आपको आइडिया हो जाएगा। आपको बेसिकली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको देखना है कि मेरा डायरेक्शन सही है कि नहीं है। ठीक है, आप प्रॉपर से टॉक सुन लोगे, वो सब कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको खुद से पता लग जाएगा कि आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं है। उसके लिए बेस्ट चीज़ है कि एग्जाम्स दो सारे एज इन जो आप दे रहे हो तो दे रहे हो, थोड़ा और वही जो मैं पहले बात कर रहा था, एग्जाम्स दो, प्रीवियस पेपर देखो, आंसर राइटिंग खुद से करने की कोशिश करो। मतलब यू हैव टू बेसिकली नो कि आपकी डायरेक्शन सही जा रही है कि नहीं जा रही है। बाकी वही है कि करने वाले सेल्फ स्टडी वाले भी निकल जाते हैं, कई बार कोचिंग वाले भी नहीं निकलते, तो ऐसा नहीं है कि एडवांटेज कोचिंग वालों को ही है, बहुत सेल्फ स्टडी वाले भी निकलते हैं। मेन चीज इज कि आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, वो आपको खुद चेक करनी है। मेंस भी आपको बताएंगे डायरेक्शन चेक कैसे करनी है, खुद से आपको पता होना चाहिए कि मैं कर पा रहा हूँ, मैं कर पा रही हूँ। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, काफी टाइम हो गया सर, हाउ टू स्कोर 120 प्लस या 100 प्लस मार्क्स इन प्रीलिम्स 120 प्लस और जीएसटी में 100 प्लस? तो देखो, पहली बार तो मेरे भी प्रीलिम्स इज वेरी नॉट स्ट्रांग, तो मेरे भी 120 से एक बार आए हैं, आज तक लास्ट ईयर 124। इस बार अगेन आई वाज गेटिंग 93.33 मार्क्स, वो शायद कट ऑफ थोड़ी कम चली गई और 2-3 मार्क्स बढ़ भी गए होंगे। तो मैं आपको ऐसे कुछ ऐसे सजेस्ट करूँ कि वो मैं नहीं उस लायक मानता मैं आपको, क्योंकि मेरे प्रीलिम्स मेरा कभी स्ट्रांग रहा ही नहीं प्रीलिम्स। बेसिकली प्रीलिम्स में मैं वही करता हूँ कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस वो सब देख के करो। प्रीलिम्स में आपको क्लियर करना है, वो हर साल डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल क्या है। अगर पेपर टफ है तो वो कट ऑफ ऑटोमेटिकली लो चल जाएगी। तो इट्स नॉट कि आपको 120% करने ही करने हैं, यू हैव टू जस्ट क्लियर द पेपर। उसके लिए वही है कि अपने बेसिक स्ट्रेटजी मान के चलो करते रहो जो आपको पता है। और GS3 की बात रही, GS3 में जैसे मैंने खुद वो नहीं किया, बट जैसे लास्ट टाइम हिपा में जो सीरीज बताते थे कि GS3 में फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का बहुत रोल रहता है। लास्ट टाइम मेरे 98 मार्क्स थे, तो वो था मेरा एक आधा क्वेश्चन छूट गया था उसमें, बट वो लगता है मुझे कि हाँ 100 इज डूएबल इन GS। एक तो पेपर कंप्लीट करना सबसे इंपॉर्टेंट। आपके पास टाइम है तो फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ, कई बस टाइम होता है वो डायग्राम भी बनाते हैं, मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। लेकिन कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर कंप्लीट करो, डायग्राम्स बनाओ, टाइम है फ्लो चार्ट बनाओ, और कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए। तो मेरा IAS का था, मेरा IAS का ही था एम, बट वो नहीं, मतलब कॉलेज के बाद कॉलेज में सोचा था कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का देता हूँ ट्राई। एक एग्जाम मैंने उसका भी दिया, बट मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेहनत करनी है, इससे बढ़िया कि सिविल सर्विस की साइड जाता हूँ। तो मैं IAS था मेरा एम, बट 2 अटेम्प्ट्स के बाद मुझे पता लग गया कि वही जो मैं आपको बता रहा था कि दोनों साथ साथ नहीं होंगे। फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट HS को सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ हाथ में आ जाएगा, फिर UPSC की तरफ देखेंगे। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज कर ली कि एक बार HS सिक्योर करना है। एम तो मेरा IAS का था स्टार्टिंग से। हाँ जी, मेरा बीटेक का वही था ना कि +1 +2 आपको पता है कि ऐसा होता है या तो नॉन मेडिकल या मेडिकल। आर्ट्स लोगों को लगता है कि जो आर्ट्स दे रहा है वो नहीं है, मतलब इट्स द सैड रियलिटी। ऐसे ही तो हमारे मतलब हम भी चीप मेंटालिटी में थे कि या तो मेडिकल या नॉन मेडिकल। तो नॉन मेडिकल ले लिया, NIT मिल गया, फिर अच्छा कॉलेज तो बंदा छोड़ता भी नहीं, सोचा कि चलो चल जाते हैं। बीटेक में पता नहीं लगा 4 साल कैसे निकल गए। फिर सोचा इंजीनियरिंग सर्विस की साइड जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस में मुझे लगा कि वही बात की इतने एफर्ट जाने से अच्छा है कि UPSC तक एफर्ट डालो। और ये भी होता है ना कि आपको एक होता है कि एक अपनी बेसिक ग्रेजुएशन अगर सही हो, अपना आल्मा मेटर वो बंदे को होते ही है कि कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ +2 के बाद चले जाओ सीधे BA करने। ठीक है, वो दैट इज ऑल्सो गुड स्ट्रेटजी, बट मुझे लगता है थोड़ा वो रिस्की है। एक बार बीटेक की डिग्री लेके थोड़ा सा सिक्योर कर लेते हैं कि अगर कल को कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट हैव डिग्री। ठीक है, जॉब शायद तब भी नहीं मिलती होगी, आप जॉब्स के बहुत बुरे हाल हैं, लेकिन एक थोड़ा सा होता है कि पता मुझे पर्सनली था कि एक बार डिग्री कर लेते हैं, फिर देखेंगे, सिक्योर कर लेते हैं। मैं हर जगह मेरा ये होता है कि जैसे एक बार एक आप चीज़ को सिक्योर कर लो, अब मुझे था कि अच्छे सिक्योर हो जाए, उसके बाद UPSC का देखेंगे। क्योंकि कई लोग बिल्कुल रिस्क लेके भी करते हैं, सिर्फ UPSC करेंगे, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। बट थोड़ा मैं मतलब सेफ ले करता हूँ। जैसे मैं तभी ETI भी ज्वाइन किया कि ETI ज्वाइन कर लो, क्या पता क्या हो, फिर धीरे धीरे मतलब करते रहो बस ये है।
हाँ जी, हाँ जी। देखो एक तो वही था स्टार्टिंग में, थोड़ा वो पता नहीं लगता कि करना क्या है। वो मैं कहता ना कि खुद आग में जल के बंदे को पता लगता है कि कैसे करना है। तो थोड़ा मैं भी पहले मटेरियल के पीछे बहुत दौड़ता था कि ये बुक्स में ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो 2-3 साल तो फिर जब जोक और ब्लॉक की बुक इकट्ठी कर ली, फिर मैं कोई और बुक नहीं देखी। अब कई लोग तब भी बोलते थे कि मियां गोवर्धन सिंह करो, और हो सकता है उससे एक दो आंसर क्वेश्चन भी आ जाए, और फिर अटेम्प्ट होंगे उसके लिए। लेकिन वहाँ उस चीज़ में बचना है कि एक दो क्वेश्चन के पीछे आपको फिर बिल्कुल अपने 1 महीना थोड़ा खराब करना है। वो आपको देखना है ना, वही बात है कि इनपुट आउटपुट रेशो देखना है कि कितना कहाँ पे हो सकता है। अब वहाँ पे आप 10 घंटे लगा के क्वेश्चन कर रहे हो, वहाँ पे आप 20 घंटे लगा के 5 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 5 वाला बेटर है ना। कुछ ना कुछ तो छूटेगा, और ये है कि तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती है। लास्ट जब मैंने मेंस दिया तो मेरे 60-70% सिलेबस तैयार था, इस बार मेरे 80% सिलेबस तैयार था। तो सिलेबस बहुत रेयर होता है, 90% तैयार हो जाएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा बहुत रेयर होता है। तो एक तो सोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड रहो, ज़्यादा मत भागो इधर उधर, और ज़्यादा लोगों को मत सुनो। जैसे आपको मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी चीज़ें में कहीं आपको जो लगता है नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा टॉपर्स के नहीं सुनता था। जो मुझे लगता था कि इसमें इसने सही बोला और मेरे लिए काम करेगा, वो भी मैं कह रहा हूँ कि यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर ओन सेल्फ। तो आपको खुद देखना है, ये नहीं कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना है। अपने हिसाब से देखो, हो सकता है जो मैंने आज बोला आपको उसमें से एक भी चीज़ आपके काम की ना हो, ये हो सकता है। तो वो अपने हिसाब से देखना है, वो बिल्कुल अपना इवैल्यूएट करके अपने आप को। हाँ जी, वही जैसे मुझे थोड़ा एक एडवांटेज मिली, जैसे यूपीएससी में तैयारी कर रहा था तो ब्लैक सी वाला जो रीजन था, पता है वो यूपीएससी में मसाला आती है मेडिटेरेनियन सी वाला। तो थोड़ा मेरे को वहाँ पे था कि वो एचएस में पढ़ के नहीं गया था, क्योंकि आई वाज आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड कि यहाँ पे पूछेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं होता है ना कि आपने 1-2 साल पहले पढ़ा है, तो वो थोड़ा एक तो वहाँ एडवांटेज मिल गया। और यूक्रेन तो मैं इसलिए पढ़ के गया था क्योंकि यूक्रेन वाज इन द न्यूज़। तो वो तो बात है ना, फिर लक भी आपका अलाइन हो जाएगा कि आपको कहाँ से क्या रिलेट हो जाए। तो अब बहुत जरूरी नहीं हो सकता इस बार एचएस में एक भी क्वेश्चन आया मैपिंग का, बट एक बार आ चुका है तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि आ सकता है। तो वही है कि जितना एक बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस डायरेक्शन में तो आपको सोचना ही है। अब देखो हिमाचल में तो मैं बोलूँगा कि ऑप्शनल बेटे डेफिनेटली ज़्यादा ही है। मेरे को ब्रेक ऑप्शनल है 160, किसी के आएंगे, किसी के 120 आएंगे। तो ऑप्शनल पे थोड़ा सा फोकस स्टार्टिंग में ज़्यादा रहना चाहिए। जीएस को मैं फोकस करने को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो आपका जीएस पे सारा फोकस होगा। तो जब आप मेंस के लिए भी जीएस लिखोगे तो वो कहीं ना कहीं चीज़ आपने पढ़ी है, लेकिन ऑप्शनल सिर्फ आप मेंस के लिए पढ़ते हो। तो थोड़ा सा अगर आपका 60-40 का रेशियो स्टार्टिंग में फॉर मतलब प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले तक, प्रीलिम्स के टाइम पर बिल्कुल आप छोड़ दो ऑप्शनल, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा। और एक बात है कि अगर आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो गया तो जब आपका प्री क्लियर होगा तो आपको एकदम वो नहीं, पैनिक नहीं हो जाएगा। लास्ट में मेरा इतना अच्छा ऑप्शनल पे बैठ गया तो मैं बिल्कुल पैनिक मोड में चला गया कि अब क्या करूँ। फिर मैंने ज़्यादा ऑप्शनल पे किया, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शनल 60-70% आपका पहले तैयार हो तो 30-40% आप प्रीलिम्स के बाद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ करना है, लेकिन कोशिश ऐसे करो कि जितना ज़्यादा हो सके प्रीलिम्स से पहले तैयार रहे ऑप्शनल। सॉरी, अच्छा कोर्स। हाँ कोर्स देखो ऐसे में तो लिखो तो अच्छे ही है, बट ऐसा नहीं कि जबरदस्ती घुसानी है। कई लोग करते हैं ऐसा, मतलब मैंने लास्ट में बहुत अच्छे से लिखा बट मेरे बहुत कम मार्क्स है, ऐसे में मैं खुद सरप्राइज था। फिर इस ईयर मैं सोचा कि बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, कोर्स में नहीं लिखी, बट इट शुड कनेक्ट विद द एग्जामिनर, इट शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, इट शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज। बहुत आपको तगड़ी वोकैबुलरी डालने की जरूरत नहीं कि बहुत अच्छी वोकैब डाल रहे हो आपकी बहुत इंग्लिश के। थोड़ा आप कोर्स ऐसे भी डाल सकते हो, संस्कृत की भी डाल सकते हो, उर्दू भी डाल सकते हो, कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्पेशलिस्ट में जाओ, जैसे न्यूज़पेपर में आती रहती है कुछ भी। जैसे आपने वो एनसीईआरटी पढ़ोगी तो वो आती है, एक तो घर फिरदौस वाली कोट आती है कश्मीर वाली, फिर एक आती है सरजमी बरुआ जमी अस्त कुछ, वो एक आती है कि कारवां बसते गए हिंदुस्तान बनता गया कुछ। उसकी वो चीज़ें ना, मतलब आप सिंपल सी कोट्स उसकी वो आप कहीं पे डाल सकते हो, और उसके नीचे फिर आप वो उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर करना कि लिखा क्या है। तो कोट्स सिंपल हो, फिर कोई आपने कोई पोएम पढ़ी हो उसकी, जैसे शेक्सपियर वगैरह की, या फिर वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो आती है माइल्स टू वॉक वाली, वो चीज़ें भी डाल सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब कि इट शुड बी फैंसी बट ओवर फैंसी नहीं करना है। जितना सिंपल हो बेटर है, कि डाटा अच्छा हो, पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, और थोड़ी पॉजिटिव अप्रोच दिखानी है उसमें। जैसे फीमेल पैसेज पर की रोल ऑफ सोसाइटी इन वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें वुमेन के बारे में लिखना था, तो आपने फिर सब कुछ कर दिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, पर थोड़ा सा एंड में की पॉजिटिव अप्रोच की। बहुत चीज़ें खराब थी, आप थोड़े सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नो डाउट कि बहुत चीज़ें इंप्रूव भी करनी है। और जीएस आंसर राइटिंग में भी करना है कि कितना भी कुछ भी नेगेटिव हो, नेगेटिव लिखने के बाद थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव दिखाओगे तो उसको लगेगा कि बंदा सही। और इंटरव्यू में यही है कि कितना भी कुछ भी हो, थोड़ा सा लास्ट में पॉजिटिविटी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स ये चीज़ें सही चल रही हैं। जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो हमें थोड़ा स्ट्रेस दूर करना। हाँ जी, देखो मेरे साथ भी
देखो वो स्ट्रेस तो कॉमन है, मतलब मेरे साथ भी बहुत वैसे हुआ है कि बहुत ब्रेक डाउन वाली सिचुएशंस आती है कि नहीं हो रहा, स्टार्टिंग 2 साल तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं, तो उसके लिए तो बस यही है मतलब कि थोड़ा निकल जाओ घूमने फिरने। एक तो मैं मानता हूँ कि एक आधा फ्रेंड आपका कोई अच्छा हो, जैसे मेरा एक दोस्त था, तो कुछ भी हो तो कई चीज़ें आप पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते हो, तो आपको उसके लिए एक फ्रेंड हो तो सही रहता है कि उससे आप कुछ भी बात कर लो, थोड़ा वहाँ पे आपका बर्डन लाइट होगा। थोड़ा सा ये कि थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लाते रहो, जैसे मुझे था कि मैं कर लूंगा, मैं बचपन से ठीक रहा हूँ पढ़ने में, अभी नहीं करनी, मतलब थोड़ा अपने को मोटिवेट रखो कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। वही बात है कि मतलब पॉजिटिव अप्रोच रखो, और ठीक है ये कॉमन चीज़ है, बर्डन आएगा, स्ट्रेस आएगा, बट वही तो चीज़ है कि वो टैकल करके जब आगे निकलना है। तो मतलब इसका ऐसे कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन का आंसर नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि ये चीज़ करो तो ये हो जाएगा। तो आप किसी अपने पेरेंट्स के, क्योंकि पेरेंट्स से भी बहुत वो है कि पेरेंट्स से आप यू कैन डिस्कस एवरीथिंग, तो वो भी काम कर सकते हैं आपके लिए, कोई दोस्त हो गया, कोई कज़न हो गया, बाकी मतलब वही है कि यू हैव टू सी क्या कर सकते हैं। ऐसे कुछ मैं ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो क्या बताऊँ। थैंक यू। फिर कुछ होगा तो आपको, तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है, सर के थ्रू आप। एंड आई होप कि आप सबका अच्छा हो, बस ये है कि थोड़ा पॉजिटिव रहना, मोटिवेटेड रहना। टाइम तो लगता है, देखो कईयों का हो जाता है, 1-2 बारी में हो जाता है, कई काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, लेकिन अगर आपको नहीं भी हो तो वो आप सोचो कि दैट इज गुड फॉर यू। वो जर्नी बहुत कुछ सिखा देती है। एक तो आप सबसे ज़्यादा हम्बल रहोगे, अगर आप डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाओ तो मतलब मुझे लगता है हो सकता है मैं गलत भी हूँ, थोड़ा सा आ जाता है, दिमाग पे चढ़ जाती है चीज़, थोड़ा रगड़ के जाओगे तो थोड़ा ठीक रहोगे। वो चीज़ जरूरी है, खुद के लिए अच्छी है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है, तो अच्छा होता है। जर्नी जितनी अच्छी हो उतना सही रहता है। ऐसे मत सोचो कि नहीं हो रहा। कईयों को 5-10 साल भी लगे हैं, हमारे साथ कई काफ़ी थे जो लेट 30s में भी आए हैं, मतलब तो ऐसा कुछ नहीं है, बस करते रहो। बट ये है कि ऑप्शन बी भी रखो, इसको अपनी लाइफ मत बना लो। मेरा भी अगर नहीं होता तो शायद मुझे भी लकीली मेरे एग्जाम निकलते कि नहीं तो क्या पता फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ता। तो ऑप्शन बी भी रखो और पॉजिटिव माइंडसेट से करते रहो। ऐसा कोई होना होगा, देखो कहीं ना कहीं फिर लक का रोल भी है। मैं तो मानता हूँ अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो आप जो मर्जी कर लो, नहीं करोगे। बट आई एम नॉट सेइंग कि तैयारी मत करो, ये सब चीज़ें आफ्टर डूइंग योर बेस्ट होता है। जब आपने तैयारी बेस्ट कर ली उसके बाद ही चीज़ें आती है कि लक करो तब ये होगा। अगर आप स्टार्टिंग सोचोगे नहीं मेरा तो हो ही जाना है, तो वो तो या तो मेरा होना ही नहीं है, तो वो ना नेगेटिव होना ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना है। तैयारी अपनी करो ढंग से, उसके बाद आप सोचो कि अब शायद नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, कुछ और। अब जैसे लास्ट टाइम मेरा डीएसपी एक रैंक से एक नंबर से मिस होता है, रैंक भी एक था नंबर भी एक था, तो मुझे पता लगा कि एक डीएसपी में जाता तो शायद मैं इस साल नहीं देता पेपर। लेकिन अब उसकी इंपॉर्टेंस अब रियलाइज हो रही है कि इस बार प्रॉपर एचएस मिल गया, तो अगर पिछले बार डीएसपी मिल गया होता तो फिर मैं इस बार अटेम्प्ट नहीं दे पाता, क्योंकि ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिलना था। तो जो होता है वो कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिविटी वो बाद में लिंक हो जाती है। तो मतलब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, अगर जितना आप दिमाग में स्ट्रेस डालोगे तो आप फ्रस्ट्रेट रहोगे। आराम से गो विद द फ्लो और बिल्कुल आराम से करो, कुछ चीज़ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और मेन जो चीज़ है कि सेल्फ स्टडी पे रखना फोकस ज़्यादा। कोचिंग करो, सब कुछ करो, गाइडेंस लो, लेकिन सेल्फ स्टडी के बिना इम्पॉसिबल है। 95% सेल्फ स्टडी, 5% कोचिंग। मतलब मेरा तो ये ओपिनियन है जो मेरे साथ रहा है। आई थिंक थैंक यू।